ठीक, तो गाइस स्टार्ट कर लेते हैं अभी। ठीक है, ये तो अलग है, ये तो पीपीटी शायद से मुझे तो वापस किया ना, इसके बाद पीपीटी अगर कुछ डाला ही नहीं क्या इसमें, सेंस बोर्ड में करना पड़ेगा। एक मिनट मेरे को देखने तो पहले कि ये सही तरीके से काम। इरेजर कहाँ पे, यहाँ पे ये पेन है ना, ऐसा तो बहुत बड़ा हो जाएगा लेकिन। ठीक है, ये पेन हो गया, पेन का ये पेन के कलर्स हैं यहाँ से भी। ठीक है, और ऊपर मुंह कैसे करना है? हाँ ठीक है, ठीक है। क्या करना है? डबल टैप, डबल टैप करेंगे तो पेन आएगा, सिलेक्ट आएगा। ये इधर मूव भी होता है ना ये चीज, इधर कर लेते हैं। ठीक है, चलो तो अभी नहीं, मैं देख रहा हूँ कि ये चलेगा उधर। एक मिनट, ये ठीक है क्या इतना लाइन? ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। तो पहले अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे हम लोग, और एक बार स्टार्ट होने के बाद वो आपको पता है कंटिन्यूएशन में जाते हैं। ठीक है, फिर वो नॉन स्टॉप होता है। तो ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सबसे पहली चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कोई भी चार्ज जो होता है, कोई भी पॉइंट चार्ज क्यू, ठीक है, हम लोग यहाँ पे अलग अलग पॉइंट चार्ज भी होंगे, सॉलिड चार्ज, अलग अलग टाइप के शेप के चार्जेस होंगे, राइट। कोई भी चार्ज अपने आजू बाजू में क्या क्रिएट करता है, तो प्लस क्यू चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करते हैं इस तरीके से, राइट। और माइनस क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा, अंदर के तरफ, तो ये हो गया मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, माइनस चार्ज हम लोग ने किया, माइनस क्यू चार्ज, तो ऐसे ये हो गया पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को अपन ई लिखते हैं, राइट। अब कोई भी दो चार्जेस प्लस माइनस कैसे भी कोई भी दो चार्जेस होंगे, तो कोई भी दो चार्जेस अपने एक दूसरे के अंदर, एक प्लस चार्ज होगा एक माइनस चार्ज होगा इसके अंदर, क्या प्लस Q1 Q2, ठीक है, और डिस्टेंस सपोज R होगा, तो अपने अंदर इसके अंदर एक फोर्स होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ रिपल्जन या अट्रैक्शन, डिपेंड। और वो जो फोर्स होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, हाँ, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। ठीक है, अब आपको सबको ये पता है कि ये वाला जो चीज है एप्सिलॉन नॉट, इसी को हम लोग एप्सिलॉन R इंटू एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हैं,
और जिसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। और इसी को हम लोग k इंटू एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हैं। अब ये k छोटा वाला k है, ठीक है। और इसी को हम लोग बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, पता है डाइलेक्ट्रिक। तो एप्सिलॉन नॉट, अब ये जो मैंने यहाँ पे जो नॉर्मल फॉर्मूला लिखा है, ठीक है, वो वैक्यूम के लिए, क्योंकि वैक्यूम के लिए k की वैल्यू कितनी होती है 1, तो k की वैल्यू 1 होती है किसके लिए, वैक्यूम। और k टेंड्स टू इंफिनिटी, पता है किसके लिए, k की वैल्यू इंफिनिटी फॉर मेटल्स, जो प्रॉपर कंडक्टर्स होते हैं ना, उसके लिए k की वैल्यू क्या होती है इंफिनिटी। कभी आपने देखा होगा कि जब मेटल्स होते हैं उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया तो एप्सिलॉन नॉट इंफिनिटी इनफाइनाइट होना पड़ेगा, तो इतना चीज ध्यान में रखना। k शुड नॉट बी लेस देन 1, मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k या फिर एप्सिलॉन नॉट। और जो अब देखो यहाँ पे जो k है ना, मैं यहाँ पे k को स्मॉल k लिख देता हूं अभी के लिए, ये स्मॉल k है। और ये पूरा का पूरा जो k है, मतलब ये जो पूरा का पूरा जो है ये वाला, इसको हम लोग बोलते हैं ये कैपिटल k, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या जाता है, k q1 q2 डिवाइड बाय क्या r स्क्वायर। और k की वैल्यू कितनी होती है जिंदगी 9 10 टू द पावर 9 ऐसा यूनिट में, राइट, याद है ना सब चीज। तो इसको हम लोग बोलते हैं कूलम फोर्स, कूलम्बिक फोर्स। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे दिख रहा है आपको, ठीक है, उधर अंदर बैग के अंदर, ठीक है। अब कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम लोगों ने एक कोई भी पॉइंट चार्ज रख दिया, ठीक है, एक पॉइंट चार्ज क्यू रख दिया, तो इस क्यू के अंदर इस इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या आता है फोर्स, ठीक है। अब पॉजिटिव, अब जो फोर्स होता है इलेक्ट्रिक फोर्स, तो फोर्स की वैल्यू क्या होती है क्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब ये हो गया फोर्स वेक्टर, तो फोर्स वेक्टर इज इक्वल टू क्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऐसा और पॉजिटिव चार्ज रखा, तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी कैसे आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। तो इसलिए पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करता है और निगेटिव चार्ज अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये चीज अपने को दिमाग में रखनी जरूरी है। तो यहाँ पे अपने को दो टर्म्स है, एफ इज इक्वल टू क्यू ई, और फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस कितना होता है के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब इन दोनों से थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो इन दोनों से हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो अपने को एक चीज पता चल जाती है कि कोई भी पॉइंट चार्ज क्यू, ठीक है, देखो यहाँ पे क्यू रखा, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड ये आजू बाजू में जो क्रिएट करता है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है अब के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर ना। अब इसको मैंने क्यू वन लिया और यहाँ पे क्यू टू लिया, तो फोर्स क्या आएगा के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई चार्ज करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है फोर्स डिवाइड बाय चार्ज, ठीक है। तो फोर्स डिवाइड बाय चार्ज, अब ये Q1 है और ये Q2 है, तो इन शॉर्ट इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है के क्यू बाय आर स्क्वायर, दिमाग में ये चीज। अब ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड का हमेशा जो डायरेक्शन होता है ना वो डिफाइन कभी ना पॉइंट पॉजिटिव चार्ज के वजह से अवे फ्रॉम द चार्ज, नेगेटिव चार्ज के वजह से टुवर्ड द चार्ज। तो उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल, जैसे मैंने यहाँ पे एक प्लस क्यू चार्ज रखा, प्लस क्यू वन चार्ज रखा, यहाँ पे प्लस क्यू टू चार्ज रखा, और बोला कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। तो आप क्या करोगे, सपोज ये डिस्टेंस मैंने ए लिया और ए एग्जांपल दे रहा हूँ, इसका डिस्टेंस बी लिया, तो प्लस क्यू वन की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, तो आप इसे ड्रॉ करोगे, अलग अलग पिंग विंग आ रहे हैं पता नहीं, ठीक है। अब प्लस क्यू वन की वजह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी इस तरफ अवे फ्रॉम द चार्ज, क्यू टू की वजह से कहाँ पे आएगा इस तरफ, बराबर नहीं, इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो इसका आएगा के क्यू वन बाई क्या ए स्क्वायर, इसका के क्यू टू बाई बी स्क्वायर। अब आपको होता है इलेक्ट्रिक फील्ड E1 E2 और सपोज एंगल कुछ थीटा है, हम लोग होता है वेक्टर एडिशन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और जो भी स्केलर वेक्टर के अपन ने रूल्स देखे थे, ठीक है, वो सब यहाँ पे अप्लाई होंगे। हाँ बोल बोल बोल, तो बोला ना बैग में एक मिनट। ठीक है, ये समझ में, ये इतना समझ में आ रहा है। अब अलग अलग चार्जेस के डिस्ट्रीब्यूशन होंगे, जैसे मैंने सपोज देखो यहाँ पे सब लोग सुनो, यहाँ पे ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर अंदर यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज दिया, यहाँ पे प्लस टू क्यू दिया,
ठीक है, और यहाँ पे माइनस क्यू दिया और बोला कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करो, कैसे करोगे? तो क्यू के वजह से क्या होगा, हर एक का देखो ना, इस क्यू के वजह से कहाँ पे होगा ऐसे, तो ये इवन कर दिया मैंने बराबर। इस माइनस क्यू के वजह से कैसे होगा, माइनस क्यू टू वर्ड्स तो ऐसे होगा E2, और इसके इस 2Q की वजह से प्लस 2Q है, तो अब है तो ऐसे होगा ना E3। अब जो भी बचा वो क्या बचा, इन तीनों का वेक्टर एडिशन, जो आप कंपोनेंट्स वगैरह मेथड से कर सकते हो, राइट। तो बस, तो ये होता है पहले इलेक्ट्रिक फील्ड के क्वेश्चन की, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब एकदम सिंपल सी बात है, अब यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिला ना, यहाँ पे इन तीनों का वेक्टर एडिशन। अब यहाँ पे मैंने एक चार्ज रखा, ठीक है, अब मैंने यहाँ पे एक चार्ज रखा, ठीक है, लेट्स से मैंने एक चार्ज रखा Q1, ठीक है। अब बोला कि इस चार्ज के ऊपर कितना इलेक्ट्रिक फोर्स है, तो कैसे निकालोगे, और इलेक्ट्रिक फोर्स F इज इक्वल टू क्या, Q इंटू ई नेट, राइट। तो इलेक्ट्रिक फोर्स F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q इंटू क्या, ई नेट। अब तो समझ में आया, ठीक है। तो मेरा जो फोर्स होगा वो Q इंटू ई नेट, जो ई नेट, सपोज मैंने बोला कि ई नेट सपोज इस तरफ है, तो मुझे तो ये चार्ज कहाँ पे मूव करने की कोशिश करेगा, इस तरफ, और निगेटिव चार्ज होगा तो इस तरफ। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को, इलेक्ट्रिक फील्ड के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को समझ में। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ये तो हो गया नॉर्मल, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इंपॉर्टेंट होता है कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है कि भाई कुछ अब तीन चीजें आपको दिमाग में रखनी है। कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब बहुत सारे पॉइंट चार्जेस है, ठीक है, और बहुत सारे पॉइंट चार्जेस से कंटिन्यूअस सिस्टम बनी, जैसे कंटिन्यूअस मास सिस्टम होता है, राइट, जैसे अपन मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड का लेते थे, तो वैसे ही तीन चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। एक रॉड, जिसका एक रॉड के ऊपर सपोज एक प्लस या माइनस चार्ज हो, ठीक है, तो इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्बडा, जैसे लीनियर मास डेंसिटी होता है ना, जैसे लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसकी लेंथ सपोज अपन ने क्या पकड़ ली L, इसकी L लेंथ है, और मैंने बोला कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला दिमाग में रखना है गाइस, ठीक है। इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो ऐसा होता है, सपोज एंगल है θ1 या एंगल है θ2, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कोई भी डायरेक्शन हो सकता है, ऐसा ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो इसके दो कंपोनेंट लेंगे, एक ये वाला विच इज परपेंडिकुलर टू द लेंथ, और एक E पैरेलल। तो E परपेंडिकुलर टू द लेंथ का फॉर्मूला क्या है पता है किसी को, K लैम्बडा बाय R। नाउ दिस R इज दिस डिस्टेंस, राइट, साइन θ1 प्लस साइन θ2, ये दिमाग में रखना है बिल्कुल, ठीक है। और E पैरेलल, ठीक है, K लैम्बडा बाय R cos θ1 माइनस cos θ2, ठीक है। अब ये हो गया मेरा ये वाला कौन सा, एक ऐसे, ठीक है। सेकंड रिंग, ठीक है। अब रिंग के वजह से क्या होगा, रिंग की वजह से याद है, रिंग के ऊपर भी चार्ज रखा है, अब प्लस या माइनस, प्लस होगा तो हवे, माइनस होगा तो उसके टूवर्ड्स द रिंग सेंटर, ठीक है। अब ये 3 डायमेंशनल रिंग है, आप समझ रहे, 3 डायमेंशनल होगा, ठीक है, मतलब ऐसा रिंग और यहाँ पे पॉइंट चार्ज, ठीक है। तो अब मुझे एक बात बताओ, ये सपोज टोटल चार्ज Q है, इसका रेडियस R है, और ये डिस्टेंस सपोज X है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी को फॉर्मूला पता है क्या, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला, अभी तो ऐसे होगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला यहाँ पे होता है K Q X अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस R स्क्वायर रेज टू 3/2, एक फॉर्मूला होता है जो आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। और इसमें आपको तो इसका जो आप ग्राफ भी बनाओगे ना, इसका ग्राफ, तो ग्राफ ऐसे आता है, एक्स जीरो डालो, इधर जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, जीरो, तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, फिर बढ़ेगा, और तो पता है कौन से डिस्टेंस पे, यहां से एक्स कौन से डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा, तो ये जो एक्स होता है ना, दैट एक्स इज R/√2, याद रखना, ठीक है। कभी कभी डायरेक्टली इसका काम भी आ जाता है, ठीक है। उसके बाद जो तीसरा फॉर्मूला जो होता है डिस्क। अब सिंपल ये वाला जो इसका जो काम आता है वो थोड़ा सा मतलब एडवांस वेरिफिकेशन में भी काम आएगा, मेंस में भी आएगा अच्छे लेवल पे, और नीट में भी भाई आ सकता है, क्यों छोड़ना क्यों इसको, ठीक है। अब आपको पता है सरफेस पे चार्ज रखते हैं तो कौन सा चीज फॉर्म, जैसे लैम्बडा इज लीनियर चार्ज डेंसिटी, सिग्मा, ठीक है। तो सिग्मा इज सरफेस चार्ज पर यूनिट एरिया, मतलब ये सपोज एक डिस्क होगी तो टोटल चार्ज क्यू डी अपॉन क्या पाई स्क्वायर, ठीक है। अब सपोज मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे ढूंढा, ठीक है,
और ये सपोज एंगल फाई नॉट है, या एंगल थीटा है, ठीक है, तो आपको तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, किसी को याद है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा। ये 3 फॉर्मूले एकदम दिमाग में रखने, ठीक है, ये 3 फॉर्मूले आपके काम के। अब कोई बोलेगा सर ये 3 फॉर्मूला का कैसे यूज किया जाए, ठीक है, तो इसके वेरियस पार्ट होते हैं, ठीक है। ये याद है क्या, सबसे इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक याद आ रहा है, ठीक है। आपको पता है इसका इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं। सपोज ये लीनियर चार्ज डेंसिटी है ना, अब मैंने बोला इनफाइनाइट चार्ज, लाइन इनफाइनाइट है, तो जब इनफाइनाइट थीटा वन थीटा टू कितना बनेगा, तो इनफाइनाइट वायर के लिए थीटा वन एंड थीटा टू दोनों कितने हो जाएंगे, 90 डिग्री, बराबर ना। अब ये 90 है साइन, ये मेरे रब हो गया, ठीक है, तो ऐसा पकड़ लो भाई, ये साइन थीटा वन है और साइन थीटा टू, दोनों में 90 हो गया, तो साइन 90 साइन ये कितना, अरे साइन 1 + 1 2 ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा 2k लैम्बडा बाय r, ये दिमाग में रखो। k की वैल्यू क्या होती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 2 चला गया, तो आंसर क्या है लैम्बडा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r ना। ये चीज क्या हो जाएगी, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, एक बहुत ही इनफाइनाइट वायर का, सेमी इनफाइनाइट होगा तो एक 90 होगा और एक जो भी थीटा होगा, दैट थीटा कैन बी 0, दैट थीटा कैन बी, आप जैसे कैलकुलेट करोगे तो ऐसा अलग अलग चीज। अब ध्यान में रखना जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है एक वायर का ऐसे होता है ना, ठीक है, मतलब मैं अभी आपको एक सिंपल सा, ये हो गया क्या, ये हो गया मतलब क्या, ये आपको बाद में लिख लो, ये रिकॉर्डिंग तो हुई ना, हाँ ठीक है, क्या फिर ये वाला पीपीटी में कन्वर्ट होता होगा, तो इसको ही पीपीटी में कन्वर्ट करके आपके पास कर लो, ठीक है। अब किसी ने बोला सर ये वाला देखो इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका मुझे बताओ कितना होगा, मतलब मैंने एक ऐसे वायर रखी है, ठीक है, और मैंने बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे कितना होगा, अभी इनफाइनाइट वायर है, ठीक है, ये इनफाइनाइट वायर है, ये इनफाइनाइट वायर है ऐसे, ठीक है, और लैम्बडा की वायर है, इनफाइनाइट है, बोला इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो क्या होगा, इसमें एक थीटा, इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे ना, तो परपेंडिकुलर थोड़ा डिस्टेंस ए है, तो एक थीटा वन कितना हो गया 90, दूसरा थीटा टू क्या हो गया 0, तो एक थीटा वन 90, थीटा टू 0, फॉर्मूला अपना वही चीज ना, तो ऐसा आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो, ठीक है। अब वही सेम चीज आपको पता है, अपन ने यहाँ पे एक ऐसा वाला शीट लिया था, अब ये शीट सपोज, शीट मतलब क्या, एक सर्कुलर शीट था वो, अब ये शीट सपोज बहुत ही इनफाइनाइट है, ठीक है, बहुत ही इनफाइनाइट है, तो क्या हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे सपोज पॉइंट पे निकालना है इनफाइनाइट, थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90 ना, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 90, थीटा की वैल्यू 90 है और बहुत ही बड़ा शीट है, ठीक है, और उसका शीट का जो एक्चुअली थिकनेस है वो भी कितना है, कुछ भी नहीं, मतलब इन शॉर्ट एकदम बहुत बड़ा शीट, तो सर्कल हो या स्क्वायर हो कुछ फर्क पड़ता है। तो एक चीज अपने को फॉर्मूला दिमाग में है, सपोज अपना एक कोई शीट रखा है ऐसे ऐसे बड़ा सा, बराबर ना, ऐसे बहुत ही थिन शीट जिसके ऊपर पूरा का पूरा चार्ज है, यही हो गया ना उसकी चीज, और इसका चार्ज डेंसिटी कितना है सिग्मा, तो अभी जो फॉर्मूला अपन ने किया था नीचे पीछे फॉर्मूला अपन ने किया था याद है, सिग्मा बाय क्या 2 एप्सिलॉन नॉट, इसमें थीटा की वैल्यू क्या डाल दो 90, और इस cos 90 0, cos 90 0 होगा, तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, तो बहुत ही जो थिन शीट होती है ना, थिन शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ध्यान में रखना, थिन शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो हमेशा कितना होता है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, दिमाग में रहेगा, ठीक है, और एकदम बहुत बड़ी लंबी वायर की वजह से कितना होता है 2k लैम्बडा बाय r, भाई इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत लंबे वायर की वजह से कितना होता है 2k लैम्बडा बाय r, क्या लैम्बडा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ये समझ में आ रहा है ना। अब आगे जाके और एक शीट है, दो टाइप के शीट्स होते हैं बड़े वाले, एक जो शीट होता है वो थीन, दूसरा होता है थिक शीट, अब थिक शीट में भी, ठीक है, ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो इसका जो थिकनेस है अब ऐसा रहेगा, और इसमें भी एक आता है जो कंडक्टिंग, अब मैंने बोला कंडक्टिंग प्लेट है, मेटल प्लेट, अब एक प्लेट होगी जो थीन प्लेट होगी, ऐसा कभी कभी वर्ड भी आता है प्लेट, तो थीन प्लेट का कितना हुआ
सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। और वही चीज थोड़ी सी ठीक है बट कंडक्टिंग है, ठीक है। तो ये हो गई थीन, बराबर ना। तो थीन का अपन ने ऐसा लिखेंगे, सिग्मा था तो कितना था, सिग्मा बाय क्या था, 2 एप्सिलॉन नॉट। अब यही हो गई कंडक्टिंग। अब ध्यान रखना कंडक्टिंग में ये चीज हम लोग बाद में डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। तो मेटल जब होता है तो मेटल के अंदर कभी भी चार्ज नहीं रहता। एक चीज दिमाग में रखो, कभी भी कोई भी मेटल होगा ना तो उसके अंदर का चार्ज 0 है, ठीक है। तो इसके ऊपर चार्ज डालो तो चार्ज कहाँ पे आएगा, इधर आएगा। और कहाँ पे आएगा, इधर आएगा ना। तो मुझे तो कोई भी जो कंडक्टिंग प्लेट है इट बिहेव्स एज व्हाट, टू थिन प्लेट्स। सुपरपोजिशन तो होता है ना, मतलब अभी ऐसा पकड़ लो, मुझे कहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, मुझे सपोज यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो इस प्लेट के वजह से होगा। तो प्लेट नंबर 1 के वजह से कहाँ पे होगा, प्लस प्लस है तो इधर ही होगा ना। और इस प्लेट के भी क्या वजह से कहाँ पे होगा, इधर ही होगा। तो दोनों के वजह से ऐड हो जाएगा ना। तो दोनों की वजह से ऐड होगा तो इसका एक का सिग्मा बाई 2, दूसरे का बाई कितना, सिग्मा बाई 2, दोनों ऐड हो जाएंगे तो टोटल नेट कितना होगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। समझ में आना है क्या। तो कंडक्टिंग प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। एंड नॉन कंडक्टिंग की वजह से, ये था नॉन कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग की वजह से क्या था, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और आप देखोगे ये प्लस और ए प्लस, इस प्लेट के इधर इलेक्ट्रिक फील्ड, इस प्लेट की वजह से इधर, तो अंदर कितना होगा 0। तो यहाँ पे ई नेट कितना हो जाएगा, 0। के दिमाग में, तो 2-3 फॉर्मूला आपके दिमाग में इलेक्ट्रिक फील्ड के, ये अपने को काम किया, ठीक है। अब ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद एक, अब देखो एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया तो उसको और मैकेनिक्स को भी मिलके क्वेश्चन बनते हैं, जो क्वेश्चन आपने शायद से किए होंगे, ठीक है। मतलब मैं एक छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूँ बाकी आपको, ठीक है। अब ऐसा पकड़ लो एक यहाँ पे थीन प्लेट है, ठीक है। ये दिया है सिग्मा का, यहाँ पे एक टेंशन से मैंने एक रोप पे मैंने एक चार्ज को हैंग किया है, ठीक है। तो ये प्लस क्यू चार्ज को हैंग किया है, तो अब क्या होगा, कहीं ना कहीं जाके रुकेगा ना। तो बोला कि कितने एंगल पे वो इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो अब मुझे पता है क्यू है और मास इसका सपोज एम है, तो क्या होगा यहाँ पे, एक तो क्या mg नीचे, q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे, इधर, q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ये चार्ज q इंटू सिग्मा बाय क्या, 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि थीन प्लेट है। और टेंशन t कहाँ पे होगा, इधर, एंगल क्या हो जाएगा, थीटा। तो आप क्या करोगे, t cos थीटा इज इक्वल टू दिस, t sin थीटा इक्वल टू दिस, सॉल्व करेंगे थीटा मिल जाएगा। अब वही चीज आपने दो प्लेट ऐसे के लिए, दो चार्ज इधर, कुछ भी हो सकता है ना। बस आपको क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको ध्यान में रखना है। अब तक मैंने क्या बोला, अलग अलग चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड बताया, फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फोर्स का बताया, और क्या बताया, फोर्स इज इक्वल टू क्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, बस, ठीक है। इतना चीज आपको दिमाग में रखना है। अब इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो लॉ होता है उसको हम लोग बोलते हैं गॉस लॉ, ठीक है। गॉस लॉ पता है। अब गॉस लॉ क्या होता है, सिंपल। अब इलेक्ट्रिक फील्ड समझ में है, तो एक होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड, अब इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड पासिंग थ्रू गिवन एरिया, ठीक है। मतलब एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और सपोज इस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया से जा रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब होता है ई वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर। व्हाट इज एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर मतलब क्या, परपेंडिकुलर टू द सर्कल। मतलब ये सपोज मेरा हाथ है तो एरिया वेक्टर इससे क्या रहेगा, परपेंडिकुलर, इधर इधर या इधर, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां पे। अब जैसे मैंने, तो ई डॉट ए मतलब क्या, ई ए कॉस थीटा। अब कोई बोलेगा फ्लक्स का और एग्जैक्ट डेफिनेशन, तो इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डीए वेक्टर, सिंपल, ठीक है। तो अब मुझे बताओ, जब एरिया एक प्लेन परपेंडिकुलर है, जैसे यहाँ पे सपोज एक प्लेन है, ठीक है। ये प्लेन सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या रहेगा, ई इंटू एरिया, क्योंकि ई वेक्टर भी ऐसा, ए वेक्टर भी ऐसा ना, ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू दिस ना। तो आंसर क्या आएगा, ई ए, मतलब पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स जा रहा है ना यहाँ से। बट वही चीज प्लेन में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है और एरिया उसके प्लेन में, तो एरिया वेक्टर कहाँ पे होगा, परपेंडिकुलर। और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा, तो ई डॉट ए कितना हुआ, 0, ठीक है। और कुछ एंगल में रहेगा तो ई ए कॉस थीटा, ठीक है। तो अब गाइस ध्यान में रखना, ये हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब गॉस जो एक साइंटिस्ट था ना, उसने ये ऑब्जर्व किया था कि जितना चार्ज ज्यादा, ठीक है, प्लस क्यू है ना, जितना मैं इस चार्ज को ज्यादा करूं उतना यहां से निकलने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज्यादा होगा।
इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी ज्यादा होगा। ठीक है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या, फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू चार्ज। ठीक है ना, इफ फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू चार्ज तो फ्लक्स इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हम लोग लिखते हैं 1/एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे अपना बन गया गॉस लॉ, एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स इज इक्वल टू क्या, चार्ज, एंड इसको हम लोग बोलते हैं इनक्लोज चार्ज, राइट। तो एप्सिलॉन नॉट इनटू फ्लक्स इज इक्वल टू क्या, चार्ज इनक्लोज। नाउ हाउ टू यूज दिस, इसको यूज कैसे करना है, फ्लक्स, किसी ने मैंने यहाँ पे जेवाईसी का वीडियो देखा था क्या, किसी गलती से नहीं देखा ना, कोई दिक्कत, ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट इनटू फ्लक्स इज इक्वल टू क्या, चार्ज इनक्लोज। अब फ्लक्स, आपको पता है गॉस लॉ के दो एप्लीकेशंस है, एक सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है फ्लक्स कैलकुलेशन, क्योंकि यहाँ पे फ्लक्स का सिंबल है, और दूसरा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन। ये दो उसके बहुत ही इंपॉर्टेंट यूसेज है, ठीक है, एक फ्लक्स और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड। फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, और किसी ने बोला सर फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करते, ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे लिख के रखता हूँ, एप्सिलॉन नॉट इनटू फ्लक्स। एक्चुअली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है, ठीक है, यही आपको जम गया तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया, फिर तो बच्चा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ेगा तो फट कर दूंगा मैं, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एप्सिलॉन नॉट इनटू फ्लक्स इज इक्वल टू क्या बोला मैंने, चार्ज इनक्लोज्ड। इसका मतलब है कि गाइस एक चार्ज क्यू है, सब लोग यहाँ पे सुनो, अब चार्ज क्यू है, अब इस चार्ज क्यू के ऊपर मैंने एक इमेजिनरी 3 डायमेंशनल सरफेस बनाया, तो मुझे होता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सब जगह से निकलेगा, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स सब जगह से निकलेगा 3 डायमेंशन में। तो एक इमेजिनरी सरफेस बनाया जिसको मैं बोलूंगा गॉसियन सरफेस, ठीक है। तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर से कितना चार्ज, कितना फ्लक्स निकला, तो ये फ्लक्स कितना निकला, चार्ज इंक्लोज, तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना है, क्यू, तो जो चार्ज इंक्लोज है वो कितना है अभी, क्यू डिवाइड बाय क्या, एप्सिलॉन नॉट। अब ये गॉसियन सरफेस है और मैंने चार्ज ऐसे लिखा, देखो यहाँ पे ये चार्ज लिखा Q1, इधर चार्ज लिखा Q2, इधर चार्ज लिखा Q3, तो मुझे तो किसको इंक्लूड करेंगे, Q1 प्लस Q2, तो यहाँ पे जो Q आएगा वो क्या आएगा, Q1 प्लस Q2, इसलिए इंक्लोज है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ कि ये जो चार्ज है, मतलब यहाँ पे जो मैंने गॉसियन सरफेस बनाया तो आड़े टेढ़ा शेप का है, अब वही मैंने स्फेरिकल बनाया तो भी कुछ फर्क होगा, इसी के ऊपर जो मेरा जो यहाँ पे एक स्फेरिकल मैंने गॉसियन सरफेस बनाया, फ्लक्स कितना निकलेगा, इतना ही। सिलेंड्रिकल बनाया तो भी इतना ही, ठीक है। तो अब मुझे बताओ एक चार्ज प्लस क्यू है, मैंने एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस बनाया, तो कितना फ्लक्स निकलेगा इस स्फीयर से, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन ट्रिकी कैसे आते हैं। अब मैंने बोला, ठीक है, मैंने बोला कि ये अभी जो स्फीयर है ना मैंने आधा किया, अब मुझे बताओ मैंने सपोज स्फीयर क्या किया, पूरे स्फीयर से कितना निकला, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, तो आधे स्फीयर से कितना निकलेगा, क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, तो फ्लक्स इस तरह से कितना निकलेगा, क्यू बाय, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, ठीक है। अब मुझे बताओ एक क्यूब है, सब यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन बहुत ही फेमस क्वेश्चन होगा, किसने किया यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यहाँ पे किसने किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, अरे पढ़ाया किसने था, रोशन सर, हाँ तो रोशन सर ने किया था, रोशन सर ने क्वेश्चन भी दिया होगा आपको, ठीक है। मुझे बताओ एक क्यूब है भाई, क्यूब के अंदर चार्ज रखा है सेंटर में, ठीक है, तो मुझे तो पूरे क्यूब से कितना फ्लक्स निकलेगा, अरे क्यूब बाय एप्सिलॉन नॉट ना, पूरे क्यूब से इतना निकलेगा एकदम सेंटर में, तो मुझे बताओ उसके एक सरफेस से कितना निकलेगा, कितने सरफेसेस है, 6 सरफेसेस है, तो एक सरफेस से कितना निकलेगा, क्यूब बाय, अरे 6 सरफेस है, 6 सरफेस, क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट, तो यहां से कितना निकलेगा, क्यू बाय 6। अब सुनो इसका सबका लेंथ कितना है, ए ना, और यहां से यहां पे डिस्टेंस कितना होगा, a बाय 2। तो आपको जो क्वेश्चन आता है वो ऐसे आता है, आपको याद है ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें ए ऐसा एक सरफेस होगा, इधर से एक a बाय 2 डिस्टेंस पे एक चार्ज रखा है, और बोला एक चार्ज का इस सरफेस से फ्लक्स कितना जाएगा, ऐसा क्वेश्चन आता है। अब फ्लक्स निकलने का तरीका क्या था, ई डॉट ए ना, और इंटीग्रेशन वो करके ये करने की जरूरत है क्या, नहीं। आपने क्या किया, एक इमेजिनरी, ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इमेजिनरी क्यूब बनाया, पूरा क्यूब से कितना जाएगा, अभी आपने बोला ना क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, तो एक सरफेस से कितना जाएगा, क्यू बाय, अब 2 सरफेस होंगे तो 2 इंटू क्यू बाय 6 एप्सिलॉन, क्यू बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, यही क्वेश्चन सब आते हैं जेईई मेन नीट में फ्लक्स के ऊपर, ठीक है।
सो द फर्स्ट, सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज क्या है? फ्लक्स कैलकुलेशन। फ्लक्स कैलकुलेट करना ये गॉस लॉ का काम होता है, ठीक है। दूसरा जो है वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन। क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन? क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे तो गॉस लॉ में एप्सिलॉन इनटू फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड में, थोड़ा सा मैं स्लो जाऊँ इलेक्ट्रिसिटी, थोड़ा सा दिमाग में आए, ठीक है। एप्सिलॉन इनटू फ्लक्स इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड में फ्लक्स जो होता है ना, इसको क्या लिखते हैं? अभी तो बोला था, फ्लक्स को क्या लिखते हैं? इंटीग्रेशन ऑफ क्या? ई वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर, एकदम इजी फॉर्म में ई डॉट ए। ई डॉट ए को ई ए कॉस थीटा लिखते हैं, और सपोज थीटा भी 0 हो जाए, कॉस 0 कितना है 1, तो डायरेक्टली इसको क्या लिख सकते हैं 1 ई इंटू ए। तो सबसे सिंपल है कि फ्लक्स को मैं ई इंटू ए लिख पाऊं, तो मेरा तो काम बहुत इजी है। तो फ्लक्स को हम लोग क्या लिखते हैं? एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या? ई इंटू ए इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज। तो पहले तो ये लिखना आने चाहिए ना, कि लिखने आने चाहिए मतलब क्या? इंटीग्रेशन को हटाना है अपने को। इंटीग्रेशन को हटाने का सबसे मेन रूल क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट करो, तो कांस्टेंट कभी भी इंटीग्रेशन के बाहर। तो ये सब चीजों को क्या करना पड़ेगा? कांस्टेंट। मतलब फ्लक्स कैलकुलेशन इंटीग्रेशन नहीं होना चाहिए, कि अपना पहला रूल है। तो ही अपन ये लिख सकते हैं, और ये लिख दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड सीधा आ गया ना, ये फॉर्मूला आ गया ना। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बन जाएगा इसमें? बताओ, E इज इक्वल टू क्या? क्यू इनक्लोज डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट डिवाइड एरिया, ऐसा हो जाएगा ना। तो अब इनको हम बोलते हैं गाइस, फ्लक्स कैलकुलेशन के लिए हम लोग को कुछ अलग अलग गॉसियन सरफेस बनाने पड़े। जैसे पॉइंट चार्ज, सपोज मैंने बोला पॉइंट चार्ज की वजह से मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, और ये सब डेरिवेशन अभी तुम्हारे बोर्ड्स में भी है, ठीक है। अब पॉइंट क्यू चार्ज कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो पता है पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होता है? हमेशा कहां पे? ऐसे होता है, पता है। अब ऐसे सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड है, और मुझे फ्लक्स कैलकुलेशन को इजी बनाना है, तो आपको पता है फ्लक्स कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए हम जो गॉसियन सरफेस बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं? स्फेरिकल। क्यों पता है स्फेरिकल? क्योंकि जो स्फेरिकल होता है उसका छोटा सा सरफेस एरिया पकड़ लिया हम लोग ने, डीए। ऐसा होता है ना कभी भी, डीए कैसे होता है? ऐसे होता है। अब देखो ना, हर जगह पे डीए और इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल बनेगा कि नहीं? अब डीए और इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल बनेगा तो पहले थीटा कितना हो जाएगा? 0। पैरेलल ना, ये एरिया है इसके पैरेलल, ठीक है। तो डीए वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया? पैरेलल। समझ में? और प्लस इन पूरे स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड सब जगह पे सेम ही होगा ना, क्योंकि चार्ज से इक्विडिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? सेम। तो भाई जो एक पॉइंट चार्ज के लिए अपना गॉसियन सरफेस कैसे बना? स्फेरिकल बना। अब पॉइंट चार्ज नहीं, कोई भी चार्ज जो स्फेरिकल नेचर का, उसके लिए गॉसियन सरफेस हमेशा क्या बनेगा? स्फेरिकल। समझ में? तो अब इस केस में हम डायरेक्टली देखते तो एप्सिलॉन नॉट इनटू इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हुआ? सपोज यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड ई पकड़ा, तो ई इनटू क्या हो गया? एरिया। एरिया ऑफ द स्फीयर इज 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू, इस स्फीयर के अंदर चार्ज कितना है? क्यू। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आई? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। तो जो आपका फॉर्मूला था ना के क्यू बाय आर स्क्वायर वाला, अब ये डेरिवेशन किससे किया अपन ने? गॉस लॉ। इसको यूज करके आपको समझ में आ रहा है? अब इसी में जो क्वेश्चन आते हैं वो ऐसे आते हैं जो आपको दिमाग में रखने होते हैं, ठीक है। अब मैंने बोला दो टाइप का स्फीयर है। अब देखो यहाँ पे एक स्फीयर है जिसके ऊपर मैंने चार्ज डाला है, लेकिन इस तरीके से डाला है, तो एक कौन सा? एक स्फीयर है, हॉलो स्फीयर, बराबर ना। अब हॉलो स्फीयर, अब मैंने क्या बोला? स्फेरिकल चार्जेस के लिए गॉसियन सरफेस कैसे रहेगा? हमेशा स्फेरिकल, ठीक है। अब किसी ने बोला इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ठीक है। इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए यहाँ पे गॉसियन सरफेस बनाया, मुझे तो गॉसियन सरफेस जैसे ही बनाया, इसके अंदर कोई भी चार्ज इनक्लोज है नहीं है, चार्ज इनक्लोज नहीं है, तो एप्सिलॉन नॉट इनटू फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज लिख के रखने का। चार्ज इनक्लोज की वैल्यू कितनी? 0। तो फ्लक्स भी कितना? 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितना? 0। तो इसके अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कितना होगा? 0। बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने गए डिस्टेंस आर पे, देखो ये कैपिटल आर है स्फीयर का। अब तो यहाँ पे मैंने गॉसियन सरफेस बनाया, तो मुझे तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज इनक्लोज कितना है? क्यू। तो यहाँ पे क्या आएगा? एप्सिलॉन नॉट इनटू चार्ज फ्लक्स कितना? ई इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू ना। तो मतलब कोई भी ऐसा होलो स्फीयर, ऐसा चार्ज है और अंदर अपन ने रखा, तो इट गिव्स द पॉइंट चार्ज। ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है। अब वही चीज सपोज मैंने एक पूरा कैसे बड़ा सा स्फीयर लिया प्लस क्यू चार्ज का, ठीक है।
ऐसे प्लस क्यू चार्ज का पूरा बड़ा स्फीयर लिया और ये चार्ज क्यू है और इसके अंदर का डिस्टेंस ये आर है। तो बाहर के लिए तो गॉसियन सरफेस बनाएंगे तो पूरा पूरा अंदर है ना, तो बाहर के पॉइंट के लिए भी हो जाता है पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, के क्यू बाय स्मॉल आर के। अंदर के लिए क्या होगा, अब आप अंदर के लिए देखोगे, किसी ने बोला कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो अब यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस मैंने बनाया तो इसके अंदर का चार्ज अलग ही है ना, कितना है, ये क्यू इंक्लोज है ना ये वाला, तो ये चार्ज अलग होगा। आपको तो चार्ज कैसे निकालते हैं, टोटल चार्ज क्यू कितने वॉल्यूम के लिए, 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम के लिए। तो स्मॉल चार्ज क्यू कितने वॉल्यूम के लिए होगा, 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। तो क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4/3 कैंसिल हो जाएगा, क्यू आर क्यूब डिवाइड बाय आर क्यूब। आपको समझ में है ना, क्या हो जाएगा, क्यू इंक्लोज। फिर अपनी इस फॉर्मूला में डाल दो, मतलब इस फॉर्मूला में यहाँ पे ये क्यू इंक्लोज ये ना, तो आपको तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आती है, किसी को याद है ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला डायरेक्ट आता है के क्यू स्मॉल आर डिवाइड बाय आर क्यूब, के क्यू स्मॉल आर डिवाइड बाय आर क्यूब। ये क्यू इंक्लोज यहाँ पे डालने के बाद ही आएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड था, बट इसका डेरिवेशन समझ में आया, इस तरीके से कुछ था, ठीक है। अब उसके बाद ये तो हॉलो स्फीयर वगैरह का हो गया। इसके बाद आपको याद है हम लोग करते थे एक, बाद में देखो ना टाइम नहीं, अब यहाँ पे देखो प्लस, ठीक है, ये लैम्बडा है, एक लाइन चार्ज है, लाइन चार्ज, ठीक है। लाइन चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जाएगा, सिमेट्रिक सरफेस कैसे बनेगा लाइन चार्ज के लिए, एक ऐसा लाइन ऑफ चार्ज के लिए सिलेंडर, तो गॉसियन सरफेस कैसे बनेगा यहाँ पे, सिलेंडर, तो इस तरीके से, राइट। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने ई पकड़ा तो वापस फ्लक्स एप्सिलॉन इनटू फ्लक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, चार्ज इनक्लोज, फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एप्सिलॉन नॉट इनटू ई इनटू, अब ये सपोज आर है और ये लेंथ सपोज मैंने एल पकड़ा सिलेंडर का, तो सरफेस एरिया कितना होगा सिलेंडर का, फ्लक्स ना ई इंटू एरिया, तो क्या हो जाएगा ई इंटू 2 पाई आर इंटू एल इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज भी कितना है, लैम्बडा इंटू एल, तो लैम्बडा इंटू एल। अब आप देखोगे एल एल कैंसिल हो जाएगा, ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, लैम्बडा डिवाइड बाय 2 पाई एप्सिलॉन इंटू आर। अब याद है फॉर्मूला अपन ने पहले भी डिराइव किया था, 2 के लैम्बडा बाय आर, थीटा 1 थीटा 2 90 हो जाता है। तो बड़े लाइन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ये आया था। अब किससे प्रूव हुआ है, गॉस लॉ से। सेम चीज हो प्लेन, थिन प्लेट के वजह से कितना, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और कंडक्टिंग के वजह से सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सब याद है, ये डायरेक्टली फॉर्मूला से आपको डायरेक्टली जेई में नीट में काम आएंगे, आपको फॉर्मूला शीट से बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो ये हो गया मेरे इलेक्ट्रिक फील्ड की कहानी एंड गॉस लॉ की कहानी, ठीक है। अब इसके बाद आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, कोई भी दो चार्जेस, अब ध्यान में रखना, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस इज इक्वल टू माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये बेसिकली अपना वर्क एनर्जी थ्योरम था, वर्क एनर्जी थ्योरम का पार्ट था। आपको पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, कंजर्वेटिव फोर्स, बट इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क, इलेक्ट्रिक फोर्स खुद एक वेरिएबल फोर्स है ना, क्योंकि आर के हिसाब से चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन के Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर डी आर आता है, और पता है 1/r स्क्वायर का इंटीग्रेशन 1/r होता है, मतलब -1/r वगैरह और लिमिट्स वगैरह डाल के, तो जो पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्म आता है वो उस हिसाब से निकलता है। आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्जेस हमेशा आता है के Q1 Q2 डिवाइड बाय आर। ये चीज दिमाग में रखनी है आपको, कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है, ठीक है। और इसके ऊपर के क्वेश्चंस कैसे आते हैं, एकदम सिंपल। अब मैंने 3 चार्जेस रखे, सब यहाँ पे देखो, ये मैंने रखा Q1, ये रखा मैंने Q2, ये रखा मैंने Q3, के डिस्टेंस A B और C है। तो मुझे तो इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, एकदम सिंपल, के Q1 Q2 बाय A, Q2 Q3 बाय B और Q1 Q3 बाय C। तो इसको बोलते हैं इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी, सबका निकालने का दस में नेट पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब एक फॉर्मूला, ये फॉर्मूला तो इससे ये डेरिवेशन है ना, आपको जो आएगा वो आपको जो दिमाग में रखने वाला फॉर्मूला है वो आता है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू ऑलवेज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। ये चीज आपको एकदम दिमाग में रखनी, बहुत काम की चीज है, ठीक है। इसके ऊपर का क्वेश्चन कैसे आता है, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा पोटेंशियल एनर्जी का। यहाँ पे देखो, मैंने सपोज यहाँ पे देखो,
ये चार्ज Q है, यहाँ पे चार्ज 2Q है, या यहाँ पे चार्ज -Q है, इसके अंदर का डिस्टेंस A, इसी के अंदर का डिस्टेंस भी A। ऐसे पहले चार्जेस रखे हैं मैंने, अब इसको करके मैंने ऐसे चार्ज में कन्वर्ट किया, Q 2Q एंड -Q। तो मैंने कहां से कहां पे किया, इधर से इधर में। क्या मुझे तो इसकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं आप लोग? तो बोला कि कितना वर्क लगेगा, तो कैन यू फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, इसका इसका और दोनों का? तो 3 टर्म्स आएंगे ना, ऐड करोगे, बट इन दोनों का माइनस टर्म आएगा। देखो कि Q1 Q2 में एक्चुअल साइंस डालना है, ठीक है। इसका कितना होगा, इसका इसका और इसका। तो इनिशियल एंड फाइनल जो मिल जाएगा, तो वर्क डन बाय एक्शन ऑफ फोर्स कितना होगा, फाइनल माइनस इनिशियल। ये डायरेक्टली आप कैलकुलेट करोगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये एक टाइप के क्वेश्चन आते हैं। दूसरे टाइप के क्वेश्चन इसमें ऐसे आते हैं कि दो चार्जेस रखे, ठीक है, ये दो चार्जेस है M1 M2, मतलब सॉरी दो मासेस है M1 M2, इसके ऊपर चार्ज रखा है यहाँ पे Q और इसके ऊपर रखा है -2Q, और ये डिस्टेंस सपोज A पे। तो मुझे इन चार्जेस का क्या होगा, साथ में आएंगे ना, एक दूसरे की तरफ आएंगे। जब एक दूसरे की तरफ आएंगे, तो जब यहाँ पे आएंगे दोनों, सपोज A/2 डिस्टेंस पे, दोनों की वेलोसिटी होगी, बोले दोनों की वेलोसिटी कितने वेलोसिटी से आएंगे। अब यहाँ पे मैकेनिक्स एंड दोनों कंबाइन हो जाते हैं। ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा ध्यान में रखने का, दो ही चीजें रखने अपने को। यहाँ पे ये M1 M2 आया ना, ये M1 आया M2 आया, इसका स्पीड आया कितना V1, इसका स्पीड आया V2, तो V1 V2 निकालना है। दो अननोन है, दो अननोन के लिए हमेशा ही दिमाग में रखना है V1 V2 इन्वॉल्व है, तो एक तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और दूसरा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। अब पोटेंशियल एनर्जी में कौन सा टर्म आएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। काम खत्म ना। इससे इस टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं, अच्छे क्वेश्चन, ठीक है। तो ये थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाले क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी वाले क्वेश्चन। उसके बाद कौन से क्वेश्चन आते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आपको तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जैसे कोई भी चार्ज का, अब यहाँ पे ना मुझे तो इलेक्ट्रिक फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों क्या है, वेक्टर्स हैं, दोनों वेक्टर्स है ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो स्केलर है, तो एकदम सिंपल, स्केलर को डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं ना। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू दिस चार्ज एट सम पॉइंट कितना होता है पता है, KQ डिवाइड बाय क्या, हाँ, ठीक है। तो अब मैंने एक बात बताओ, सपोज मैंने ऐसे स्क्वायर पे रखा, ठीक है, मैंने यहाँ पे +Q रखा, यहाँ पे +Q रखा, यहाँ पे एक -Q रखा, और बोला कि यहाँ पे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट। क्या करोगे, इसका देखो ये A है, ये A है और A है सपोज, तो इसका कितना होगा, KQ बाय A। कोई भी फील्ड नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे वेक्टर होता है ना ऐसे, पर यहाँ पे वेक्टर नहीं, KQ बाय A। इसका क्या, -KQ बाय A, तो 0 हो जाएगा, प्लस इसका क्या, KQ बाय √2A, √2A, तो KQ बाय √2A। आपको समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करते हैं। अब किसी ने बोला कि भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करना है, तो एक फॉर्मूला और था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी का। अरे पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, ये था ना। तो कभी भी आपको पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी है तो Q इंटू क्या होती है, V। तो किसी ने बोला कि यहाँ पे चार्ज रखा है Q1, तो मुझे तो इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी इसके साथ, तो Q1 इंटू क्या हो जाएगा, Q1 इंटू ये V है ना, तो क्या Q1 इंटू V, सिर्फ इसकी। एक्चुअली 4 टर्म नहीं आएंगे, बहुत सारे टर्म आएंगे। आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, वो छोड़ दो, बट अभी पोटेंशियल समझ में कैसे निकालना है। हाँ, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का 2-3 मेन चीजें जो आपको याद रखनी होती है। कोई भी एक स्फीयर का, अब ये बाद में काम में आता है, थोड़ा सा जेई मेन एंड एडवांस में ज्यादा काम में आता है। जेई मेन के टॉप लेवल पे एडवांस में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का बहुत ज्यादा काम में आता है। मैं आपको जो छोटा सा बताता हूँ और उसको अपन स्किप करेंगे, ठीक है, वो दिमाग में रखना, अभी अपने को काम का नहीं है। पर मुझे तो इलेक्ट्रोलाइट का थोड़ा सा रिवीजन हो गया, मतलब क्विक एक आइडिया आ गया ना। हाँ, तो एक चीज काम में आता है जो यहाँ पे दिमाग में रखना, ये सपोज रिंग है और रिंग के ऊपर पूरा का पूरा चार्ज है, ठीक है। अब ऐसी रिंग है और चार्ज मैंने क्यू रखा है, और बोला एकदम सेंटर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, इसके सेंटर में, और रेडियस सपोज R है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। तो हर एक चार्ज का स्केलर एडिशन, छोटे चार्ज का स्केलर एडिशन यहाँ पे करोगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंटीग्रेशन से करना पड़ेगा।
बट यहाँ पे हर एक जो चार्ज dq चार्ज वो सेम डिस्टेंस पे है कि नहीं भाई, ये dq, तो इसका क्या आएगा k dq डिवाइड बाय क्या कैपिटल आर ना, इसका भी क्या k dq1 2 डिवाइड बाय कैपिटल आर, सबको ऐड करेंगे मतलब क्या, सबका क्या करेंगे इंटीग्रेशन, बट यहाँ पे k बाय खुद कांस्टेंट तो बाहर निकल जाएगा, तो आंसर क्या आएगा k q बाय आर। आपको पता है रिंग के अंदर, रिंग के एकदम सेंटर में कितना होता है पोटेंशियल k q बाय, अब वही चीज स्फीयर ले लिया तो स्फीयर के एग्जैक्टली सेंटर में कितना होगा, कोई भी स्फीयर है और स्फीयर भी तो हर एक चार्ज सेंटर से क्या है सेम डिस्टेंस पे है, तो उसका भी कितना होगा k q बाय r ही होगा ना। तो एक चीज ध्यान में रखना, पूरा का पूरा स्फीयर का भी कितना होता है, हाँ तो अब एक चीज स्फीयर के अंदर, अब जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट रखना है, जो दिमाग में रखना है, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। सो पोटेंशियल डिफरेंस का एक फॉर्मूला होता है, पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज vf माइनस vi, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ e वेक्टर डॉट dr वेक्टर फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। समझ में आ रहा है? अभी इंटीग्रेशन इजी कब होगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा कांस्टेंट, तो डायरेक्टली ई इंटू ए आएगा, बट यहाँ पे एक माइनस सिंबल है ना, माइनस सिंबल का मतलब क्या पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल रिड्यूस होता है, देखो ना पॉजिटिव चार्ज क्यू है, जिससे मुझे तो पॉजिटिव चार्ज से दूर जाएंगे तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, अरे के क्यू बाय स्मॉल आर होता है ना, आर बढ़ेगा तो डिक्रीज होगा कि नहीं, सिंपल। अब मुझे बताओ इस केस में जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तब पोटेंशियल दोनों जगह क्या होगा, इक्वल होगा, अरे जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो पोटेंशियल इक्वल होगा ना। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो मतलब पोटेंशियल क्या सेम, उसको हम लोग बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब कोई बोलो ये सपोज स्फीयर है, स्फीयर, ये सपोज स्फीयर है, तो स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, अरे भाई स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0. हॉलो हॉलो स्फीयर, जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो इधर का पूरा जो सरफेस इक्विपोटेंशियल हो गया, मतलब आप समझो कि इधर सारे पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है सेम, तो अंदर कितना था, अंदर अंदर सबसे इजी था ना, कितना था सेंटर पे कितना था पोटेंशियल एट सेंटर कितना था k q बाय क्या कैपिटल आर, तो इस पॉइंट पे एक पॉइंट p1 है जो स्मॉल आर डिस्टेंस पे है, इसके बाद ऊपर भी कितना होगा k q बाय कितना r, क्यों, क्योंकि सॉलिड स्फीयर, एक सॉलिड नहीं, कौन सा स्फीयर, हॉलो स्फीयर के अंदर सरफेस इज इक्विपोटेंशियल, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, ये चीज दिमाग में रहेगी, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखना। और बाहर में क्या हो, कोई पॉइंट P2 जो बाहर है, तो आपको मैंने बोला था बाहर के लिए हमेशा एक कोई भी स्फीयर पॉइंट चार्ज ना, तो हमेशा बाहर के लिए k q बाय क्या हो जाएगा स्मॉलर, दिस बिहेवियर इज स्मॉल चार्ज केप्ट एट द सेंटर, सेंटर ऑफ चार्ज बोलते हैं इसको, राइट। ये चीज दिमाग में आई, ये चीज अपने को काम में है, ठीक है। जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो आपके काम में नहीं होता, ठीक है। सो नाउ व्हाट इज चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पता है कि आपको क्या होता है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपको सिंपल, देखो सर ने शायद पढ़ाया होगा, ठीक है, बट मैं आपको ये सिंपली बोलता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देख लो, ठीक है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के पहले मैंने थोड़ा सा डायपोल बोल देता हूँ। डायपोल में एक प्लस क्यू चार्ज है, दूसरा क्या है माइनस क्यू, और इसके अंदर का सेपरेशन जो है वो सपोज मैंने पकड़ लिया आर, ठीक है। तो इसकी डायपोल मोमेंट होती है, डायपोल मोमेंट, व्हाट इज डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट, या इसका मतलब ये आर नहीं पकड़ता मैं, सॉरी, इसका जो डिस्टेंस है ना वो मैं ए पकड़ता हूँ, ठीक है। तो व्हाट इज डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट इज पी वेक्टर, ठीक है, स्टार्ट फ्रॉम क्या माइनस टू प्लस, एंड डायपोल मोमेंट इज नथिंग बट व्हाट क्यू इंटू ए, क्यू ए, ठीक है। अब कोई भी इस डायपोल के वैसे कोई भी डिस्टेंस आर पे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने को बोला है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट कितना होगा, तो गाइस इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसका एकदम सिंपल फॉर्मूला पता है आपको कितना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, मुझे तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअल कैसे कैलकुलेट करोगे, क्यू प्लस क्यू के वजह से अलग से कैलकुलेट करोगे ऐसे, माइनस क्यू के वजह से कहां पे ऐसे, और दोनों का पूरा वेक्टर एडिशन वगैरह देख के इतना कैलकुलेट करने से अच्छा, और इसमें एक और अप्रोक्सीमेशन था, व्हेन आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए, मतलब अपना डायपोल बहुत ही क्या है छोटा, और इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ही दूर डिस्टेंस पे निकालना है, तो उस केस में एकदम सिंपल डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखो क्या, के पी बाय आर क्यूब अंडर रूट ऑफ
3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, दिमाग में रहेगा। और इसके अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी होता है, वो होता है KP/R स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो ये था इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये दो चीजें याद रहेगी आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल का पोटेंशियल। अब मुझे होता सपोज ये इसके एक्सिस पे है तो, सॉरी इसके एक्सिस पे है तो, नहीं सपोज इसके परपेंडिकुलर पे है तो इधर होगा तो क्या होगा बताओ मुझे। तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 90। थीटा की यहाँ पे वैल्यू, एक बार थीटा की वैल्यू अपन क्या कर देंगे 90, cos 90 कितना हो जाएगा 0। तो इधर आंसर क्या आएगा KP/R3। और आपको होता है ये प्लस है माइनस है, प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, माइनस की वजह से इधर, दोनों का नेट कैसे आएगा ऐसे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होता है। तो डाइपोल मोमेंट ऐसी, इलेक्ट्रिक फील्ड उसके उल्टे डायरेक्शन में। ठीक है, और इधर कितना होगा बताओ, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड थीटा कितना होगा 0 ना, थीटा 0 होगा, cos 0 की वैल्यू कितनी 1, तो √4 कितना होता है 2। तो इसका आंसर होता है 2 KP/R3। तो यहाँ पे आंसर है KP/R3, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना इस डायरेक्शन में 2 KP/R3। और सिंपल चीज ये, मतलब ये फॉर्मूला के हिसाब से डिराइव होता है वो चीज। ठीक है, तुमको सिर्फ इतना याद रखना है कि कोई भी एक प्लस चार्ज रखा है और कोई भी एक माइनस चार्ज रख दिया जाए तो प्लस से ऐसे निकलता है, माइनस पे ऐसे घुसता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है। वही तो अपन ने भी देखा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है ऐसे। ठीक है, और प्लस से माइनस इलेक्ट्रिक इस तरीके से। ठीक है, तो अपन ने अभी देखा ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल पे इधर कितना होता है, एग्जैक्टली परपेंडिकुलर पे कितना होता है, नीचे ऐसे होता है ना, और उसकी वैल्यू कितनी है KP/R3। और इस लाइन पे कितना होता है 2 KP/R3। KP/R3। बस काम खत्म। ठीक है, बट ये कब वैलिड है, जब व्हेन द सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस इज वेरी स्मॉल, या डाइपोल इज वेरी स्मॉल। ठीक है, नहीं तो अपने को एक्चुअल इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लगाना पड़ता है। ठीक है, ये चीज दिमाग में रखना है। बस आप लोग के लिए इतना ही है। जो जेई एडवांस और तो उसमें वो बहुत सारी मतलब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन आते हैं, और उनके लिए तो आप मतलब उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब आपने शायद से देखा होगा, एक कंडक्टिंग स्फीयर होते हैं, ये किया है कि नहीं किया पता नहीं मुझे। ठीक है, आपको पता है इधर एक चार्ज Q होगा, इधर चार्ज 3Q होगा। ठीक है, वो पढ़ाया होगा आपको कि यहाँ पे मैंने प्लस Q चार्ज डाला। ठीक है, तो प्लस Q, तो इधर कितना -Q, तो इधर आएगा 2Q, क्योंकि सेम चार्ज होना चाहिए। इधर 2Q तो इधर -2Q, और इधर हो जाएगा 5Q। दिस कॉल्ड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, फिर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बाद एक जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड नेट, इलेक्ट्रिक वी पोटेंशियल नेट निकालने को बोलते हैं। ठीक है, और फिर इसको अर्थिंग कर दिया तो क्या होगा, इन दोनों को ऐसे कर दिया तो क्या होगा। ये सारे क्वेश्चन जो होते हैं ये अभी के लिए आप छोड़ सकते हो, करवाए है तो नॉर्मल एक्सेस में तो करवाई होंगे ऑब्वियस की बात है, बट जेई मेन पॉइंट ऑफ व्यू से कभी कभी ये चीजें नहीं होती। बट आप लोग देख लेना, एक आध दो अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं। नीट में तो मुझे नहीं लगता कि सब आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाद सबसे इलेक्ट्रिक के बाद अपन भी चालू करेंगे कैपेसिटर एंड करंट, दोनों को साथ में रखेंगे। ठीक है भाई, सेम ही है ना। ठीक है, तो कैपेसिटर एंड करंट दोनों को साथ में देखेंगे, और साथ में इनके सारे के सारे जो अलग अलग तरीके थे वो देखेंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा फास्ट वाला चैप्टर है, ज्यादा है नहीं इसमें। ठीक है, मैं वापस बता रहा हूँ। कैपेसिटर, व्हाट इज कैपेसिटर, मैं पहले कैपेसिटर का एक प्रॉपर डेफिनेशन दे देता हूँ। सो कैपेसिटर का मतलब होता है कि एक कोई भी सरफेस, एक दो मेटल्स है, ये मेटल ए है, ये मेटल बी है। अब एकदम सिंपल, किसी ने इस मेटल से चार्ज क्यू लिया, इसके ऊपर डाला, तो इसके ऊपर कितना बचा -Q, राइट। तो अब ये मेटल है, मुझे तो अब एक चीज दिमाग में रखना, मेटल के अंदर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है 0। जैसे स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, वैसे मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, मतलब इक्वी पोटेंशियल है कि नहीं। तो इस पूरे मेटल का पोटेंशियल VA रहेगा, इसका पोटेंशियल VB रहेगा। तो चार्ज इज इक्वल टू, चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू VA - VB, और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं C, दैट इज कैपेसिटेंस। ठीक है, सो कैपेसिटेंस मतलब क्या हो गया, चार्ज डिवाइड बाय क्या,
VA माइनस VB, और VA माइनस VB को ही हम लोग V बोल देते हैं सीधा, और Q इज इक्वल टू क्या देते हैं, CV, इसी को हम लोग बोलते हैं C इंटू V। तो इससे तीन टाइप के कैपेसिटर हम लोग पढ़ते हैं। एक होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, बराबर, जिसमें दो पैरेलल प्लेट्स होती है। अब एक कंडक्टिंग प्लेट है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपने सपोज पढ़ा होगा, तो इसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज होगा, तो इसके ऊपर कितना होगा, माइनस क्यू, और इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह दिया होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस से निकाल ही सकते हैं ना, E इंटू डी। तो ऐसा करके इसका कैपेसिटेंस निकालते हैं जब हम लोग, तो कैपेसिटेंस की वैल्यू आती है एप्सिलॉन नॉट इंटू एरिया डिवाइड बाय क्या, डी। ठीक है, वेयर एरिया इज एरिया और डी इज सेपरेशन बिटवीन द टू प्लेट्स। ठीक है, तो ये कैपेसिटेंस हो गया इसका। कैसे निकाला, इलेक्ट्रोस्टैटिक से। ठीक है, उसके बाद सेकंड, दूसरा कौन सा है, स्फेरिकल प्लेट। तो ऐसे दो स्फीयर्स R1 R2। ठीक है, अब इधर भी चार्ज क्यू डाला, इधर माइनस क्यू चार्ज डाला, बोला कि भाई स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटेंस, इसका कैपेसिटेंस कितना होगा, तो इसका कैपेसिटेंस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 डिवाइड बाय क्या, R2 माइनस R1। ठीक है, डायरेक्टली याद रखो कैसे आया, तो सेम Q इज इक्वल टू CV। और तीसरा जो होता है सिलेंड्रिकल। ठीक है, उसका कैपेसिटेंस कितना होता है, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू L सिलेंडर। ठीक है, डिवाइड बाय लॉग ऑफ ln ऑफ R2 अपॉन R1। ठीक है, ऐसा कुछ होता है, कुछ लोग ऐसे। ठीक है, तो ये था कैपेसिटर, ठीक है, तो गाइस ये कैपेसिटर का बेसिक था, वैसे रेजिस्टेंस का बेसिक क्या था। ठीक है, रेजिस्टेंस का बेसिक कुछ नहीं, रेजिस्टेंस का बेसिक तो आपको सबको पता है, V इज इक्वल टू क्या, IR। रेजिस्टेंस का बेसिक एकदम सिंपल था, वो तो पता है, मैं वो लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो Q इज इक्वल टू CV एंड V इज इक्वल टू IR। ठीक है, I की वैल्यू V बाय R, यहाँ पे C की वैल्यू Q बाय V। अब इसको ही लेके हम लोग अलग अलग मेथड्स बनाते हैं। ठीक है, KCL KVL मेथड सबके लिए क्या है, सेम। ठीक है, सिर्फ एक चीज दिमाग में रखना, इसके लिए कैपेसिटेंस के लिए अब मैं देखो क्योंकि दोनों अपन साथ में ही पढ़ना है। ठीक है, कैपेसिटेंस के लिए सपोज कैपेसिटेंस है C1, और यहाँ पे पोटेंशियल है VA, यहाँ का पोटेंशियल है VB। तो आपको सबको याद ही होगा कि इसके अंदर का चार्ज मेरे को ढूंढना है, तो इसके ऊपर का चार्ज कितना होगा, C कैपेसिटेंस इंटू क्या, VA माइनस VB। समझ में आ रहा है, इसके ऊपर का चार्ज कितना होगा, C1 इंटू VB माइनस V। या फिर मैं उसको उल्टा बोलूं, मेरे को ऐसे बोलना है कि मेरे को यहां से यहां पे ट्रेवल करना है, आई वांट ट्रेवल फ्रॉम हियर टू हियर। तो मतलब ट्रेवल करना मतलब व्हाट इज ट्रेवल करना, मतलब VA माइनस VB फाइंड आउट। तो ट्रेवल करना VA टू VB मतलब क्या, आई वांट टू फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B। तो मुझे जब VA माइनस VB लिखना है, तो ध्यान में रखना जी, जहां से मैं ट्रेवल कर रहा हूँ उधर का चार्ज लिखने का। तो उधर इधर का चार्ज सपोज Q1 होगा, तो मैं क्या लिखूंगा, Q1 डिवाइड बाय क्या, पोटेंशियल डिफरेंस इज Q बाय C ना, Q1 बाय C1। समझ, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B। अब मुझे बताओ यहाँ पे सेम चीज, रेजिस्टेंस है, याद करो अपन ने क्या किया था, रेजिस्टेंस R1 है, करंट I1 आ रहा है, ये था VA, ये था VB, कौन बड़ा होगा इसमें बताओ, VA। अब मैं ट्रैवल कहां पे कर रहा हूं, A से B, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, VA माइनस VB इज इक्वल टू क्या, I1 R1। उल्टा करेंगे तो VB माइनस VA करेंगे तो माइनस I1 R1। इधर VB माइनस VA करेंगे तो ये Q1 तो इधर माइनस Q1 होगा, तो माइनस Q1 बाय C1। ठीक है, बैटरी का तो सबको पता है भाई, बैटरी में कैसे जाते हैं, एक बैटरी है, ये प्लस V1 की बैटरी है, तो मैं यहाँ से यहाँ पे ट्रैवल करूँ, तो बैटरी से प्लस टू माइनस ट्रैवल करूँ, तो अपन क्या लिखते हैं, प्लस। तो इसको क्या लिखेंगे, प्लस V1, और इधर से इधर ट्रैवल करेंगे तो माइनस V1। अब ये रूल लगा के अपन दो चीजें डिफाइन करते हैं, KCL एंड KVL। अब KCL एंड KVL का एकदम सिंपल रूल। ठीक है, KCL KVL के लिए मैं दो यहाँ पे क्वेश्चन देता हूँ सीधा। अब ये क्वेश्चन से अपन डायरेक्टली सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे रेजिस्टेंस डाल दिया, बैटरी डाल दी, रेजिस्टेंस डाल दिया, बैटरी, रेजिस्टेंस। ठीक है,
और यहाँ पे रेजिस्टेंस डाल दिया, ऐसे कुछ। ठीक है, अब मैंने एक इन जनरल क्वेश्चन डाल दिया, मुझे सिर्फ बताओ कि कैसे इक्वेशन कैसे लिखना है। ठीक है, 8 वोल्ट 2 ओम, 10 वोल्ट 2 वोल्ट 1 ओम 3 ओम 4 ओम, ऐसी एकदम। ठीक है, अब मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, यहाँ पे सब लोग देखो, पहले आप क्या करोगे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, कितने दो लूप से कैसे करंट मानते हैं। यहाँ से करंट क्या मान लिया, I1, तो यहाँ से करंट I1 मान लिया, यहाँ पे करंट कितना गया I2, इधर कितना गया I1 माइनस I2, ये पहले क्या गया किरचॉफ करंट लो। ठीक है, I1 माइनस I2 आया, I2 इधर से आया, अब I2 एंड I1 माइनस I2 मिलके कितना बना I1, तो इसमें कितने अननोन है I1 एंड I2, दो अननोन दो इक्वेशन। अब हम लोगों को पता है अपन एक जगह से निकलते थे पूरा घूम के उधर आते थे, इक्वल टू जीरो करते थे, क्योंकि मतलब ट्रैवल करना मतलब पोटेंशियल फाइंड आउट करना ना। तो जब मैं इधर से इधर जाता हूँ, अब आप देखोगे जब मैं, अब यहाँ पे देखो इसमें सपोज मैंने ऐसे गया करंट के डायरेक्शन में, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं 3I1। ठीक है, फिर बैटरी में प्लस टू माइनस ट्रेवल कर रहा हूँ, तो क्या लिखते हैं प्लस। अब मैं इधर से जाता हूँ, ठीक है, यहां से यहाँ पे गया, तो अब इधर कुछ नहीं तो कुछ नहीं, करंट के डायरेक्शन में जा रहा हूँ तो +4, तो +4I2, फिर यहाँ पे कुछ भी नहीं है, फिर इधर से इधर गया तो -8। अब करंट का कुछ फर्क पड़ता है क्या बैटरी में, करंट जा रहा है आ रहा है कुछ फर्क नहीं पड़ता, डायरेक्टली क्या लिखेंगे -8। और जब यहाँ से यहाँ पे गया तो करंट के डायरेक्शन में प्लस, तो यहाँ पे क्या +2I1, इधर पहुंच गए मतलब इधर पहुंच के इक्वल टू क्या कर देंगे 0। तो गाइस ये एक इक्वेशन है। अब दूसरा इक्वेशन चाहिए तो आप कोई भी कर सकते हो, छोटा या बड़ा कुछ भी लिख सकते हो हम लोग। चलो ये वाला लूप लेते हैं। अब ये वाले लूप में समझ में यहां से घूमो, पहले इधर गए कुछ नहीं, इधर से इधर 4I2, ठीक है, फिर इधर कुछ नहीं, इधर से इधर -10, फिर करंट ऐसे आ रहा है हम ऐसे जा रहे हैं, I1 ऐसे आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा माइनस क्या 1 इंटू ब्रैकेट में I1 माइनस I2 इक्वल टू क्या करेंगे 0। दो साइमल्टेनियस इक्वेशन बने, इसको सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं मेश एनालिसिस या लूप मेथड या जो भी है, केसीएल के लिए। ये अपन ने किसके लिए लगाई, रेजिस्टेंस के लिए। अब सेम चीज हम लोग लगाएंगे कैपेसिटेंस के लिए। बताओ ना, पहले तो दो मेथड बताऊंगा केसीएल केवीएल। तो केसीएल केवीएल समझ में है कैसे लगाना रेजिस्टेंस में। अब सेम चीज किसके लिए, कैपेसिटेंस। फिर से कैपेसिटेंस का मुझे समझना जरूरी है कि कैपेसिटेंस ऐसा लगाया ना, और ये 2 माइक्रोफैरेड कैपेसिटेंस है और ये 4 वोल्ट की बैटरी है। तो एक चीज जब कैपेसिटेंस आएगा ना, Q इज इक्वल टू CV हमेशा हैंडी रखने में, बाजू में लिख देने का। और Q इज इक्वल टू CV मतलब कितना 2 इंटू 4 कितना हुआ 8। अब तुमको होता है पॉजिटिव बैटरी, अब यहाँ पे 8 माइक्रो कूलोम चार्ज होगा, तो इधर कितना होगा -8 माइक्रो कूलोम। ये समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये 8 ये -8। अब ये तो एकदम सिंपल था, पर प्रॉब्लम कब होगा जब मैंने कैपेसिटेंस लिया, इधर एक बैटरी लगाई, दूसरा एक कैपेसिटेंस लिया, एक बैटरी लगाई, फिर तीसरा कैपेसिटेंस लिया, एक और ऐसे कुछ बैटरी लगाई, बराबर। अब क्या हुआ, ये 4 वोल्ट 8 वोल्ट 2 वोल्ट, मैं कैसे लिख रहा हूं कुछ भी 2 माइक्रोफैरेड 4 माइक्रोफैरेड और 8 माइक्रोफैरेड, और बोला कि अभी बताओ, अब बताओ कि इसके ऊपर कितने चार्जेस होंगे। ठीक है, तो एकदम सिंपल, पहले अपन ने क्या ले लिया Q1, कहीं से भी चार्ज, यहाँ पे करंट जाता था ना पहले में, यहाँ पे क्या जाएगा चार्ज। तो सपोज यहाँ पे चार्ज गया Q1, तो इसके ऊपर कितना आएगा चार्ज Q1। ठीक है, तो इसके ऊपर Q1 आया, तो भाई तुमको पता है इसके ऊपर Q1, तो इसके ऊपर कितना -Q1, तो यहाँ से भी Q1 निकलेगा ना, Q1 आता है Q1 निकलता है कभी भी। ठीक है, तो यहाँ से भी क्या आएगा Q1, तो Q1 इधर गया, तो इसमें से Q2 इधर गया, तो बचा कितना Q1 माइनस Q2। अब समझ में आया, इसके ऊपर चार्ज कितना है Q1 माइनस Q2, इसके ऊपर चार्ज कितना है Q2, तो इसके ऊपर Q2, तो इसके ऊपर, तो मैं माइनस वाला चीज नहीं लिखता, तो आपको समझ आना है यहाँ पे चीज। ठीक है, तो ये भी इसके ऊपर Q1, तो इसके ऊपर -Q1। अब सब लोग अब देखो यहाँ पे हम लोग मेश एनालिसिस कैसे लिखते हैं। ठीक है, कितने अननोन दिख रहे हैं आपको, 2, Q1 एंड Q2। इक्वेशन भी कितने चाहिए 2। अब 2 इक्वेशन चाहिए, मैं यहां से निकलूंगा, ठीक है,
अब पूरा घूमते हैं अपने। तो जब यहाँ से निकलेंगे तो यहाँ से यहाँ पे, अब Q इज इक्वल टू CV ना, तो व्हाट इज V? Q बाय, अब मैं यहाँ से यहाँ पे जा रहा हूँ तो इसके ऊपर का चार्ज कितना है? Q1 डिवाइड बाय क्या? 2। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या आएगा? Q1 बाय 2 माइक्रो, बराबर 2 माइक्रो फैराड। वो इधर पहुंचा, फिर इधर से इधर पहुंचते हैं। चलो पहले अपन पूरा बड़े वाले लूप का लिखते हैं। इधर से इधर बताओ क्या होगा? Q2 बाय 8, Q इज इक्वल टू CV, V क्या है? Q बाय C, तो Q2 बाय 8, तो Q2 बाय 8 माइक्रो, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ पे क्या? कुछ नहीं, यहाँ से यहाँ पे बताओ, माइनस टू प्लस मतलब -2, यहाँ से यहाँ पे -4, इधर से इधर पहुंच के इक्वल टू 0। काम खत्म हो गया कि नहीं? एक इक्वेशन बना, दूसरा इक्वेशन चाहिए। दूसरा इक्वेशन यहाँ से यहाँ पे ग्रीन ब्लू में करते हैं, ठीक है। ये वाला करते हैं, चलो ये वाला करते हैं। तो यहाँ से यहाँ पे गए तो क्या होगा बताओ? Q इज इक्वल टू C, Q2 बाय 8, तो यहाँ पे Q2 बाय 8, इधर से इधर कुछ नहीं, इधर से इधर -2, इधर से इधर -8, और जब इधर से इधर गया तो इधर का चार्ज, एक Q1 माइनस Q2 इधर चार्ज है, तो इसका माइनस ना, मतलब Q2 माइनस Q1, तो Q2 माइनस Q1 बाय 4, तो यहाँ पे क्या होगा? Q2 माइनस Q1 बाय 4 इक्वल टू क्या करोगे? 0। दोनों को इक्वेशन को सॉल्व करके क्या निकालोगे? आंसर निकालोगे। तो इस मेथड को हम लोग बोलते हैं KCL एंड KVL। तो कुछ बड़े क्वेश्चन आएंगे तो इससे करना है, ठीक है। बट खास करके नीट के लिए, जेईई मेन के लिए ना सिंपल क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो पहले तो इस बड़े क्वेश्चन को भी एक और तरीका होता है, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन के 2 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए टाइम लगता है, ठीक है। तो कौन सा मेथड? नोड, ठीक है। अब नोड मेथड एकदम इजीली सॉल्व होता है, ठीक है। अब भाई ये सब लोग, ये जो जितना भी अपन अभी पढ़ा रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रो कैप एंड करंट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। और इसके आगे का लेक्चर कौन सा? जो ये मैग्नेटिज्म, EMI, AC, इसमें ही फिजिक्स खत्म हो जाता है, मेन फिजिक्स। फिर मॉडर्न फिजिक्स बचेगा एक लेक्चर का। फिर उसके बाद तो जो बाकी चैप्टर से तो ऐसे ही है, ठीक है। जो मेरा पार्ट में जो लेने वाला वो इतना ही है, तो इसमें इसको प्रॉपर तरीके से करो, ठीक है। हाँ, मुझे एक बात बताओ, हाँ, ऐसी हुआ ही नहीं क्या? सेमीकंडक्टर ठीक है, वो तो उसका पार्ट है, वो तो बोर्ड्स का पार्ट है। नहीं ठीक है, देखो सेमीकंडक्टर, आपका सेमीकंडक्टर जो है ना वो बोर्ड्स का पार्ट है। सो सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो बोर्ड्स के पार्ट में पढ़ाएंगे, ठीक है। EM वेव्स सेमीकंडक्टर, तो इसलिए वो नहीं किया है। वो नहीं, AC सर्किट नहीं हुआ, ठीक है। AC सर्किट का एक ही लेक्चर होता है वैसे, बट वो लगाने को बोल देंगे, ठीक है। नहीं नहीं, AC सर्किट पहले करेंगे, उसके बाद ये करेंगे, ठीक है। इसको निपटा देंगे ना, ठीक है। सो गाइस अभी यहाँ पे देखो भाई, अब दूसरी कौन सी मेथड है? नोड। अब नोड मेथड कौन सी होती है? देखो रेजिस्टेंस के लिए, अब एक सिंपल सी बात समझो यहाँ पे, ये रेजिस्टेंस है और ये कैपेसिटर है, मेथड सेम, ठीक है। रेजिस्टेंस में मैंने बोला है 2 ओम, 4 ओम, 8 ओम। यहाँ पे मैंने नोड मेथड में यहाँ पे 2 वोल्ट दिया है, 4 वोल्ट दिया है और 8 वोल्ट दिया है। यहाँ पे भी 2 माइक्रोफैरेड, 4 माइक्रोफैरेड, 8 माइक्रोफैरेड, 2 वोल्ट, 4 वोल्ट, 8 वोल्ट, ठीक है। और बोला है कि इसमें देखो यहाँ पे वोल्ट दिया है, कभी भी अपने को क्या दिया रहता है? बैटरी ना, यहाँ पे वोल्ट दिया है, इसका मतलब क्या है? बैटरी कहीं ना कहीं 0 मानी होगी, तो वो 0 मानना पड़ता है अभी के लिए। तो अभी ऐसा बोल वोल्टेज दिया हुआ है, तो इस वोल्टेज का नोट पता है क्या? नहीं, तो इस नोड का वोल्टेज हम लोग मानेंगे X। और अपना एकदम सिंपल, अपना KCL लगाएंगे भाई। इधर का करंट I1, I2 और I3, तो I1 प्लस I2 प्लस I3 की वैल्यू कितनी? 0 ना। अरे कुछ है ही नहीं, तो I1 प्लस I2 प्लस I3 की वैल्यू कितनी रहेगी? 0। अब I1 क्या होता है? व्हाट इज करंट? पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। तो कौन सा पोटेंशियल ज्यादा होगा? X से 2, इसके हिसाब से X ना। अरे करंट इधर से फ्लो करे तो X ज्यादा होगा 2 से, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है?
x माइनस 2 डिवाइड बाय 2, तो x माइनस 2 डिवाइड बाय 2, I2 कितना है x माइनस 4 डिवाइड बाय 4, x माइनस 4 डिवाइड बाय 4, और x माइनस 8 डिवाइड बाय 8 इक्वल टू 0 करेंगे तो x मिलेगा। और मुझे तो x मिल गया, एग्जाम्पल कि x सपोज 6 वोल्ट मिला, तो क्या करंट नहीं निकाल सकता? ये 6 वोल्ट में 4 वोल्ट, कितना पोटेंशियल डिफरेंस? 2 बाय 4 कितना आएगा करंट? 1/2, तो 0.5 एम्पियर। एक एग्जांपल दिया, तो बेसिकली x निकालने का फिर बाकी तो क्या हो जाएगा, माइंड कैलकुलेशन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो होता है x निकालने का माइंड कैलकुलेशन पे बचता है। अब ये सेम चीज आप यहाँ पे देखोगे, इसमें भी क्या करोगे, इसमें मैंने चार्जेस, इसमें मैंने करंट लिया, यहाँ पे क्या लूंगे, चार्जेस। तो इसके ऊपर चार्ज गया कितना, Q1, Q2 और Q3। तो इसके ऊपर चार्ज आया Q1, इसका चार्ज कितना है Q2, और इसका चार्ज Q3। तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 0 ना। और आपको पता है Q इक्वल टू CV हमेशा याद रखना है, और यहाँ पे V इक्वल टू क्या रखना है, IR। तो Q इक्वल टू CV रखेंगे तो Q1। अब मुझे तो अब इसका पोटेंशियल यहाँ पे x मान, तो मुझे तो Q1 की वैल्यू क्या लिखूंगा, C इंटू V ना। तो C कितना है 2 इंटू x माइनस 2। आपको समझ में, और इस Q2 की वैल्यू 4C इंटू V, तो 4 माइक्रो इंटू x माइनस 4, और यहाँ पे 8 माइक्रो इंटू x माइनस 8 इक्वल टू क्या करोगे 0, तो इससे x की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, तो ये जो मेथड है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नोड मेथड। और नोड मेथड कहाँ पे लगती है, तो जो नोड मेथड लगती है एकदम सिंपल क्वेश्चंस में, सिंपल क्वेश्चन में, कोई भी बड़े वाले क्वेश्चंस में। ठीक है, मैं आपको दो क्वेश्चन दिखा देता हूँ। एक रेजिस्टेंस दिया, ये दिया, यहाँ पे ऐसे दिया, एक रेजिस्टेंस दिया, और यहाँ पे एक ऐसे दिया, बराबर। अब मैंने बोला ये 20 वोल्ट, 10 वोल्ट, 2 ओहम, 4 वोल्ट। ठीक है, इस तरीके से कुछ मैंने दिया, और मैंने बोला कि, और यहाँ पे 4 ओहम रेजिस्टेंस। मुझे बोला कि बताओ इस रेजिस्टेंस में कितना करंट होगा। तो ये I1 I2 से भी कर सकते हैं, बट क्यों करना है, ऐसा जब कोई क्वेश्चन दिए तो एक जगह पे क्या मानना होता है, 0। तो सपोज मैंने इधर 0 माना, तो कोई बोल सकता है ये 0 वोल्ट है, तो ये वोल्ट कितना होगा 20 वोल्ट, तो ये नोड कितना है 20 वोल्ट, ये नोड भी कितना है 20 वोल्ट। ये 0 वोल्ट है, तो इधर कुछ डायरेक्ट पता सकता है नहीं, बट इधर से पता है ना, ये भी 0 वोल्ट है, तो ये कितना होगा 4 वोल्ट। अब ये 4 वोल्ट है, तो ये भी कितना हुआ 4 वोल्ट, 4 वोल्ट, तो ये इधर कितना, अब ये 4 वोल्ट और ये 10 वोल्ट, तो ज्यादा है ना 10 वोल्ट, तो इधर कितना जाएगा 14 वोल्ट। समझ में आ रहा है क्या? तो अब मुझे बताओ हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस पता है, तो इसके अक्रॉस कितना है 20 माइनस 14 कितना 6, 6/2 आंसर कितना होगा 3। तो यहाँ पे करंट कितना आएगा 3 एम्पीयर। ठीक है, ये 4 और ये 0, तो 4 डिवाइड बाय 4 कितना 1, तो यहाँ पे करंट कितना है 1। तो आप मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे डायरेक्टली अपने को मिल गया ये कितना 3 एम्पियर, यहाँ पे कितना गया 1 एम्पियर, तो इधर का 3 का 1 इधर गया, तो इधर कितना बचा 2, तो 2 एम्पियर बैटरी के अंदर घुसा। अब इसके ऊपर क्वेश्चन बनेंगे, भाई पावर कितना होगा, व्हाट इज पावर का फॉर्मूला V इंटू आई, याद है ना, पावर के 3 फॉर्मूले होते थे, V इंटू आई, पावर डिलीवर्ड बाय बैटरी। ठीक है, तो कोई भी एक बैटरी दी रहेगी जिसके अंदर से करंट आया होगा, तो पावर कितना होता है V इंटू आई, दिस पावर डिलीवर्ड बाय द बैटरी, और करंट आई घुस रहा होगा तो पावर डिलीवर्ड टू द बैटरी। ठीक है, Sir, can you please explain it again? बैटरी से करंट निकला तो पावर कितना होता है V इंटू आई। ठीक है, पावर डिलीवर्ड बाय द बैटरी बोलते हैं इसको। ठीक है, और इस बैटरी के अंदर करंट घुस रहा है, मतलब करंट डायरेक्शन ऐसा है, तो पावर डिलीवर्ड टू द बैटरी होगा ना, बैटरी को चार्ज कर रही है, बैटरी का हो रही है डिस्चार्ज, और बैटरी का हो रही है चार्ज। समझ में आ रहा है? इसमें रेजिस्टेंस जोड़ दिया, तो आप लोग को पता है इसके अंदर का रेजिस्टेंस सपोज R है, तो पावर के 3 फॉर्म और होते थे। I के जगह क्या होगा V बाय R, तो हम लोग इसको क्या लिखते थे V स्क्वायर बाय R, और V के जगह IR, तो I स्क्वायर इंटू R। ये पावर के 3 फॉर्म थे, जिसमें टाइम जोड़ दिया जाए तो एनर्जी मिलती है, क्योंकि पावर क्या होता है एनर्जी अपॉन टाइम, तो एनर्जी क्या होता है पावर इंटू टाइम, और पावर किस में मेजर होता है वॉट में, याद है ना ये चीज।
ठीक है, तो जो भी है ये तो मैंने जस्ट ऐसे ही एक बताया पावर का चीज। अब आपको ये दो मेथड तो समझ में आ गए। मुझे तो ये सेम चीज क्या कैपेसिटर के लिए लगेगा? क्या हो जाएगा? पोटेंशियल देखो क्यू हो जाएगा। जरूरत नहीं है ना, तो नोड मेथड और केसीएल केवीएल समझ में आया। अब जो काम की चीज होती है गाइस, इसमें इसको हम लोग बोलते हैं आर इक्विवेलेंट एंड सी इक्विवेलेंट फाइंड आउट। हाउ टू फाइंड आर इक्विवेलेंट एंड सी इक्विवेलेंट। ठीक है, आर इक्विवेलेंट सी इक्विवेलेंट फाइंड आउट करने के एकदम सिंपल तरीके आपको स्टेप्स याद है? सी इक्विवेलेंट और आर इक्विवेलेंट के स्टेप्स याद है क्या? स्टेप 1 क्या था? डायरेक्टली सीरीज एंड पैरेलल। सीरीज पैरेलल नहीं है तो क्या करना होता है? रीड्रॉ। ठीक है, और रीड्रॉ से भी नहीं हुआ तो तीसरा होता है व्हीटस्टोन। ठीक है, और व्हीटस्टोन से भी नहीं हुआ तो फाइनली जो होता है जिसको हम लोग बोलते हैं वी बाय आई मेथड या क्यू बाय वी मेथड, जो आपके काम के लिए नहीं है। ठीक है, क्यू बाय वी एंड वी बाय वी बाय आई मेथड जो होते हैं ना उसको टाइम लगता है। एक आध दो ऐसे क्वेश्चन सिमेट्रिक के आ सकते हैं लेकिन नहीं। तो अभी मैं आपको ना डायरेक्ट आर इक्विवेलेंट के क्वेश्चन बोलता हूँ सी इक्विवेलेंट। तो क्वेश्चन से अपन इसको रिवाइज कराएंगे। ठीक है, पहले मुझे बताओ जो क्वेश्चन में रेजिस्टेंस के लिए दे रहा हूं वही सेम चीज। ब्रेक चाहिए सा? एक आर इक्विवेलेंट के बाद, क्योंकि थोड़ा ही बचा है इसके बाद तो बचा ही नहीं, अपना जल्दी खत्म हो जाएगा। हाँ 1 घंटा बजे, लेकिन उतना जाएगा ही नहीं। हाँ तो कंटिन्यू करके खत्म कर देते हैं भाई। 30 मिनट से वैसे भी तुमको एक बार ये देख रहे उसके बाद तुमको जाके रिवाइज तो करना है। हाँ अभी अभी खत्म करते हैं। हाँ यहाँ पे देखो सब लोग। अब मुझे एक बात बताओ, इसमें सबसे पहली चीज आर इक्विवेलेंट एंड सी इक्विवेलेंट में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? ठीक है, मैं एक दो एग्जांपल के थ्रू ही बताता हूं मैं आपको। आप मुझे बताओ कि इसको कैसे सॉल्व करोगे। ये वाला क्वेश्चन आपने किया होगा। एक रेजिस्टेंस हुआ, एक रेजिस्टेंस हुआ, रेजिस्टेंस हुआ। ठीक है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है और यहाँ पे ऐसा है। ठीक है, और ये मैंने बोला एक कैपेसिटर है, ये एक कैपेसिटर है, ये एक कैपेसिटर है और यहाँ पे कैपेसिटर है और ऐसे कनेक्टेड है। ठीक है, ये पॉइंट मैंने ए बोला, ये पॉइंट मैंने बी बोला। यहाँ पे भी ए और बी सबके रिलेशन सपोज आ रहा है, इधर भी सी सी सी। और अब ऐसे क्वेश्चन जब देते हैं तो क्या ये डायरेक्टली सीरीज पैरेलल में है? सीरीज पैरेलल में नहीं है तो पहला स्टेप तो नहीं है, क्या करना पड़ेगा? रीड्रॉ। हाँ तुमने तो पहले आर इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं? सीरीज में होते तो R1 प्लस R2 प्लस R3, पैरेलल में होते तो 1 बाय आर इक्विवेलेंट इज 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। याद है? कैपेसिटेंस में उल्टा, पैरेलल में होते तो ऐड, सीरीज में होते तो 1 बाय वाला। ये तो याद है ना? और सिंपल सीरीज पैरेलल तो सबको याद है। ठीक है, अब कभी भी ऐसे क्वेश्चंस में जो अपने को पता नहीं, जैसे यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, ये बी है तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? बी, क्योंकि डायरेक्ट वायर है ना, देखो ना यहाँ पे, तो ये बी हो जाएगा। ये हो गया ए, हो गया बी। ये पता है क्या तुमको? नहीं पता, तो इसको सी मानने का। ठीक है, तो अपन ने क्या कर दिया? एक ए कर दिया, बी कर दिया और अंदर डाल दिया क्या? सी। फिर जो भी अपने को दिख रहा है, जैसे ए और बी के अंदर क्या है, अब मैं काम करता हूं, मैं आपके लिए, ठीक है, R1 R2 R3 R4 ऐसा कुछ कर लेता हूँ, मतलब यहाँ पे समझ में आए। ए और बी के बीच में क्या है? तो ए और बी के बीच में R1 है, तो ऐसा दिखेगा ना R1। समझ में आ रहा है? ठीक है, ठीक है। यहाँ पे देखो बी और सी के बीच में R2 है और बी और सी के बीच में क्या है? R4। तो बी और सी के बीच में R2 भी है और R4 भी है। आपको समझ में आया? तो ये दोनों क्या हो गए? देखो यहाँ पे पैरेलल। ए और सी के बीच में कौन है? R3। तो अब मुझे बताओ यहाँ पे क्या दिख गया? रीड्रॉ हो गया, जिसमें ये दो क्या हो गए? पैरेलल, ये दो सीरीज और इसके साथ आपका आ गया। ठीक है,
सेम चीज, ये ए और बी है। अब ये देखो, कभी भी देखने में ऐसे मतलब क्वेश्चन बहुत इजी होता है ऐसा, ठीक है। ये बी है तो आप देखो कि डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन है ना, तो ये भी क्या बी, ये भी क्या बी, स्ट्रेट लाइन में ये सब क्या है, तो यहाँ पे कोई पॉइंट ही नहीं ना। तो यहाँ पे ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में सारी चीजें, ये भी सी सी सी, चारों चार सी क्या है पैरेलल, तो आंसर क्या आएगा 4C। इसका सी इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा सीधा 4C। आपको समझ में, इसको हम लोग बोलते हैं सीरीज पैरेलल से सॉल्व करना, मतलब सॉरी रीड्रॉ करके सॉल्व करना। अब रीड्रॉ नहीं होता तो सेकंड चीज क्या आ जाता है, जब रीड्रॉ नहीं दिखता, ठीक है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज देखने का मतलब इस तरीके से सपोज कोई क्वेश्चन हो, ठीक है, आप देखोगे ऐसा एक क्वेश्चन हो, ठीक है, इस तरीके से आपको कुछ क्वेश्चन दिखा, अब मुझे बताओ, सपोज कोई ऐसा कैपेसिटेंस वाला सर्किट दिख गया, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ कुछ सीरीज कोई भी पैरेलल में दिख रहा है, ये दोनों क्या है सीरीज। मुझे तो ये 4C सीरीज में क्या 8C होता है, नहीं कितना होता है 2C, तो याद है ना। तो भाई ये वाला जो चीज है ये क्या बन गया 2C, ये क्या बन गया 8C, और 8C पैरेलल में कितना होता है सीरीज में, मतलब 1/8C + 1/8 4C/2 करने का, तो ये चीज क्या हो जाएगा 4C। अब मुझे तो C 2C 4C, तो किसमें C1/C2 इज इक्वल टू क्या C3/C4, तो ये क्या है व्हीटस्टोन ब्रिज है। मतलब 3C का कुछ काम है क्या, 3C क्या कर दिया निकाल दिया, तो ये 3C को मैंने निकाल दिया, तो ऊपर वाला सारा क्या हो गया सीरीज, नीचे वाला एक क्या हो गया सीरीज, और ये तीनों दिन क्या हो गए पैरेलल, तो सीरीज पैरेलल में कन्वर्ट हो गए। तो व्हीटस्टोन ब्रिज का क्वेश्चन भी देखने का व्हीटस्टोन ब्रिज है कि नहीं, ठीक है। अब व्हीटस्टोन ब्रिज जब नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, तो फाइनली जो मेथड आती है दैट इज कॉल्ड, जो अच्छा क्वेश्चन जितना अभी अपने जेई मेन में नीट में वो टाइम नहीं होता उतना, ठीक है, इस क्वेश्चन इस मेथड से सॉल्व करने के लिए वो क्यूब के क्वेश्चन होते हैं जिसमें पॉसिबल होता है फास्ट सॉल्व करना, ठीक है। सिर्फ क्यूब के क्वेश्चंस में ही होता, लेकिन वो आप एडवांस में, ठीक है, वो तो जो भी एडवांस लोग वो देख लेना, ठीक है। अब वो आपका काम है, हर एक चीज यहाँ पे नहीं हो सकती, राइट। तो V by I मेथड क्या है, व्हाट इज V इक्वल टू IR ना, तो व्हाट इज R इक्विवेलेंट V by I, और व्हाट इज C इक्विवेलेंट Q इज इक्वल टू CV, तो Q by V। इसका मतलब क्या है, कोई भी एक आध कोई सर्किट है, जैसे कोई भी यहाँ पे ऐसा ऐसा कोई भी सर्किट है, यहाँ पे बैटरी जोड़ने का और देखने का कि कितना करंट यहाँ से जा रहा है, और डायरेक्टली V by I की वैल्यू क्या हो जाएगी R इक्विवेलेंट। अब ऐसे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं KCL KVL नोड मेथड से, ये पूरा सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है, जहां पे कुछ भी नहीं व्हीटस्टोन ब्रिज भी नहीं लगता, सब कुछ फेल। मतलब मैं एग्जांपल दूं, मैं कैपेसिटर का एग्जांपल देता हूं, एक ऐसे कैपेसिटर है, यहाँ पे मुझे बताओ एक ऐसा कैपेसिटर है और एक बैटरी लगाई है, और मैंने बोला कि ये 1 माइक्रोफेरेड, ये 2 माइक्रोफेरेड, 3 माइक्रोफेरेड, 4 माइक्रोफेरेड, 5 माइक्रोफेरेड, कुछ भी लगेगा इसमें, ये 5 माइक्रो निकाल सकते हैं अपन, नहीं निकाल सकते, ठीक है, तो ये तो निकल गए तो, ठीक है। बट अब ऐसी जगह पे क्या लगेगा पता है, ऐसी जगह पे चार्ज यहां से क्या निकलेगा Q, ये V है, Q निकला, यहां से चार्ज गया Q1, यहाँ पे चार्ज कितना गया Q माइनस Q1, फिर यहां से चार्ज गया Q2, तो Q माइनस Q1 में से Q2 गया, तो इधर कितना हो जाएगा Q माइनस Q1 माइनस Q2, फिर Q1 Q2, अपने को क्या लिखाना पड़ेगा KCL लूप, और 3 इक्वेशन बनाने पड़ेंगे, Q1 Q2 3 अननोन है, 3 इक्वेशन को साइमल्टेनियस सॉल्व करके Q by V की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। 2 मिनट या 1 मिनट में क्वेश्चन नहीं होता, तो इसके मल्टीपल क्वेश्चन बन सकते हैं एडवांस बेस वाले, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब सेकंड चीज सीरीज पैरेलल जो अपन ने पढ़ा,
और एक चीज, ये बहुत इसकी काम की चीज होती है, ये मिलके आता है क्वेश्चन और ये पक्का आता है, ठीक है। जैसे मैंने करंट आई गया यहाँ पे, करंट आई में एक है R1, दूसरा है R2, ठीक है। और यहाँ पे करंट आई गया, ये कैपेसिटेंस है C1 C2, ठीक है। तो आपको पता है यहाँ पे जो करंट I1 जाएगा और ये I2, तो आपको पता है I1 की वैल्यू कितनी होती है, I इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। सिमिलरली R2 की वैल्यू उल्टा यहाँ पे, सॉरी आज Q, ठीक है, एक Q गया, तो इसके ऊपर जो Q1 की वैल्यू होती है, Q1 डायरेक्टली Q इंटू क्या, C1 डायरेक्टली है अपॉन क्या, C1 प्लस C2। ये डायरेक्टली याद रखने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। इससे भी क्वेश्चंस अच्छे अच्छे वाले बनते हैं, ठीक है। मैं आपको ना रेजिस्टेंस का याद होता है, कैपेसिटेंस का याद है, तो इसलिए मैं कैपेसिटेंस के एग्जांपल दे रहा हूँ इसमें, ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंस तो डायरेक्टली कर लेता, कैपेसिटेंस नहीं याद कर पाते, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन दे रहा हूँ, यहाँ पे देखो, ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन है। अब एक 4 वोल्ट का बैटरी है, ये 2 माइक्रोफैरेड कैपेसिटेंस, सॉरी ये 4 माइक्रोफैरेड कैपेसिटेंस है, ठीक है। इजी कर लेता हूँ, ये 2 माइक्रोफैरेड कैपेसिटेंस है, ठीक है। और ये 3 माइक्रोफैरेड है और ये 6 माइक्रोफैरेड है, ठीक है। अब बोला है कि इसके ऊपर चार्ज कितना होगा, इस प्लेट के ऊपर चार्ज कितना होगा। अब ध्यान में रखना, जब भी एक बैटरी की बहुत सारे कैपेसिटेंसेस होंगे या रेजिस्टेंसेस होंगे ना, तो हमेशा केसीएल केवीएल और नोड मेथड काम नहीं आती, कौन सी आती है, नॉर्मल सीरीज एंड पैरेलल। जो तो ये 6 से 3 है, क्या है दोनों, 9 है, ठीक है। मैंने मैंने उल्टा किया, एक मिनट। अपन एक काम करते हैं, कुछ ऐसी अलग एक रैंडम ले कर लेते हैं अपन। एक काम करो, छोड़ो इसको, ठीक है। मैं डायरेक्टली C2C में लिख देता हूँ, ठीक है। ये 2C है, ये 2C है और ये 4C है, ठीक है। और ये जो चीज है वोल्टेज V0। अब मुझे पता है इसके ऊपर का चार्ज मुझे निकालना है, कैसे निकालोगे, 2C और 2C कितना हुआ, 4C, 4C और 4C कितना हुआ, 2C, और 2C और V0, तो इधर से जो चार्ज निकलेगा, इधर चार्ज निकलेगा वो कितना निकलेगा, 2C V0, ये चार्ज निकलेगा ना। अब ये 2C V0 चार्ज है, वो ऐसे जा रहे, और ये 2C V0 चार्ज, अब यहाँ पे क्या होगा, इक्वली डिवाइड। बट यहाँ पे C1 एंड C2 होता तो कैसे डिवाइड होता, Q इंटू C1 अपॉन C1 प्लस C2 के इसमें डिवाइड होगा, ठीक है। अब यहाँ पे तो 2C V0 है, तो इधर कितना जाएगा, C V0, और इधर भी कितना जाएगा, C V0। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन एक तो होता है, इस टाइप का क्वेश्चन जो बेसिकली डायरेक्टली आता है कौन से, अपने वॉल्यूम मेथड, ठीक है। अब ये होने के बाद अब हाँ, अब सुनो, रेजिस्टेंस अभी तक केसीएल केवीएल एंड नॉर्मल सीरीज पैरेलल ये वाला सब हो गया, जो दोनों जगह पे कॉमन था, ठीक है। अब सिर्फ एक जो रेजिस्टेंस में आता है, 3 टाइप की चीजें रेजिस्टेंस में आती है, जिसको हम लोग बोलते हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। सो आपको 3 टाइप के मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, याद है क्या, हाँ, मैंने पहला वाला क्या, गैल्वेनोमीटर, ठीक है। गैल्वेनोमीटर क्या होता है, गैल्वेनोमीटर के अंदर से एक गैल्वेनोमीटर होता है, एक कॉइल होती है ना इससे, तो उसका एक रेजिस्टेंस होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस। ज्यादा करंट रन किया तो जल जाएगा, ज्यादा करंट, तो जब ज्यादा करंट मतलब क्या है, ये गैल्वेनोमीटर के मैक्सिमम औकात होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, ठीक है। फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, उससे ज्यादा करंट गया तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है। अपन इसे स्मॉल आईजी बोलते हैं, याद है ना, और आईजी को हम लोग बोलते हैं फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, याद है क्या किसी को, ठीक है। फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट जो भी,
ठीक है। अब इसके बाद अब ये गैल्वेनोमीटर को एक सिंपल मैंने एक रेजिस्टेंस लगाया, ठीक है, और एक बैटरी है। अब बैटरी का वोल्टेज है 10 वोल्ट, रेजिस्टेंस है सपोज 5 ओम, तो कितना करंट जाएगा? 10/5 कितना? 2। अब 2 एम्पीयर करंट यहां से जाएगा। अब मैंने एक गैल्वेनोमीटर लगाया जिस करंट को मेजर करने के लिए गैल्वेनोमीटर लगाया मैंने, और खुद उसका जो रेजिस्टेंस है आरजी, उसकी वैल्यू दी है 100 ओम। तो क्या होगा भाई, करंट कितना हुआ? 10 डिवाइड बाय 100 प्लस 5, 105 ना। तो करंट भी बहुत कम हो गया। तो गैल्वेनोमीटर को लगाया था अपने मेजरमेंट करने के लिए, उसने हालत खराब कर दी। तो ये नहीं करना है, इसलिए गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस एक शंट डाल देते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं शंट रेजिस्टेंस, ठीक है। और शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ही क्या होती है? कम, क्योंकि आपको तो दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन हमेशा जो दोनों रेजिस्टेंस से कम होता है। मतलब मैंने 1 ओम पैरेलल विद 100 ओम किया, तो आंसर क्या होगा? 1 से कम, 0.99 वगैरह आएगा, ठीक है। तो ध्यान में रखना, इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? ये जो यहाँ पे दिखाई दिया आपको, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एमीटर। एमीटर का मतलब क्या है? रेजिस्टेंस एक पैरेलल विथ शंट। अब अभी यहाँ पे सिंपल सी बात है, आपको आप लोग को ये आता है, ठीक है। ये गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस है, ठीक है। इसके अंदर मैंने क्या डाल दिया? एक शंट रेजिस्टेंस डाल दिया, ठीक है। अब ये शंट डाल दिया यहाँ पे, और मैंने यहां से करंट को पास किया, एक करंट आई नॉट को पास किया, ठीक है। अब करंट आई नॉट गया, अब बोला कि कितना मैक्सिमम करंट आई नॉट जाएगा, उसको हम लोग बोलते हैं रेंज। इस आई नॉट जब मैक्सिमम हो जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेंज ऑफ एन एमीटर। मतलब भाई एक एमीटर 10 एम्पीयर मैक्सिमम मेजर कर सकता है, 10 एम्पीयर के ऊपर नहीं कर सकता। तो मतलब बेसिकली इसमें करंट कितना आएगा? 0 टू आई नॉट, ठीक है। अब जब ये आई नॉट गया, तो इसमें भी सबसे मैक्सिमम करंट क्या होगा ना? मतलब मैंने बोला कि एक एमीटर 10 एम्पीयर का है, तो जब गैल्वेनोमीटर से सबसे ज्यादा करंट गया होगा, तो इससे करंट कितना गया होगा? फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। तो इसके जो अंदर करंट गया वो तो गया आईजी, बराबर ना? ये आईजी गया, तो मुझे तो इधर कितना गया? आई नॉट माइनस आईजी गया होगा। अब आपको डायरेक्टली याद है चीज, यहाँ पे मुझे आईजी निकालना है, आपको पता है ना इसका फॉर्मूला तो पता है। आईजी की वैल्यू कितनी होगी बताओ? आई नॉट इंटू क्या? आर शंट डिवाइड बाय क्या? आर एस प्लस आर जी। ये तो याद है ना आपको? या फिर ये इसकी वैल्यू निकालनी है तो क्या? आई नॉट इंटू आर जी अपॉन आर एस प्लस आर जी। इससे निकला ना वो चीज। ये बहुत काम का चीज है, इसके ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चन आता है। ये सब दिया रहेगा, ये पूछा है, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये हो गया मेरा किसका वाला? एमीटर, ठीक है। उसके बाद दूसरा होता है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर का क्या होता है? हाँ, वोल्ट मीटर में गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस है, ये आरजी है, इसके साथ साथ अपन ने क्या डाल दिया? आर सीरीज। और सीरीज में डाल दिया तो सिंपल सी बात है, वोल्ट मीटर का काम क्या होता है? वोल्टेज को मेजर करना। तो कोई भी सर्किट में इतना चीज ध्यान में रखना है, कोई भी एक सर्किट दिया होगा, ऐसे सर्किट दिया होगा, और मैंने एक सर्किट को लगाया, और मेरे को सपोज जैसे 10 वोल्ट है, तो मुझे बताओ ये 2 ओम है 3 ओम है, तो 2 ओम के अक्रॉस कितना वोल्टेज है? एक्चुअल में 10 वोल्ट, करंट कितना जाएगा इसमें? 2 + 3 कितना? 5, तो 2 एम्पीयर करंट जाएगा। अब 2 एम्पीयर करंट जाएगा तो 2 × 2 कितना? 4 वोल्ट। तो यहाँ पे वोल्टेज कितना होना चाहिए? 4। वो मेजर कैसे करोगे? ये तो अपन ने थ्योरेटिकली निकाला ना, अब मेजर करने के लिए क्या लगाओगे? वोल्ट मीटर। तो जो वोल्ट मीटर लगाते हैं, तो वोल्ट मीटर के अंदर कोई भी करंट जाना चाहिए क्या? करंट तो भाई सिर्फ इधर ही जाना चाहिए ना। तो इधर करंट नहीं जाना चाहिए, मतलब इधर का करंट कितना होना चाहिए? 0। करंट का 0 मतलब क्या? ओपन सर्किट। ओपन मतलब रेजिस्टेंस कितना? इनफाइनाइट। बट कभी भी ध्यान में रखना, रेजिस्टेंस इधर से करंट गया ही नहीं तो कैलेंडर घूमेगा ही नहीं। तो कोई भी कैलेंडर को घूमने के लिए रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ तो होगा, तो कभी भी आइडियल वोल्ट मीटर नहीं बन सकता, ठीक है। तो आइडियल वोल्ट मीटर नहीं बनेगा तो करंट कुछ ना कुछ जाएगा, कुछ ना कुछ एरर तो आएगा। बट कम एरर करने के लिए ये जो आर सीरीज होता है ना, बहुत ही बड़ा होता है। इसको मेगा होम्स, गीगा होम्स ऐसे रेजिस्टेंस डालते हैं, ठीक है। अब
इसमें करंट गया फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, तो किसने बोला व्हाट इज रेंज ऑफ एन वोल्टमीटर, तो क्या करेंगे आई इंटू रेंज ऑफ वोल्टमीटर क्या हो जाएगी, आई जी इंटू क्या आर जी प्लस आर सीरीज, ठीक है, ये हो जाएगा रेंज ऑफ वोल्टमीटर। इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं इसमें, ठीक है। और जो इसके ऊपर लास्ट का जो बचता है इसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियोमीटर, ठीक है। तो भाई बड़ा तो है, लास्ट क्या लेकिन, ठीक है। हाँ, पोटेंशियोमीटर के क्वेश्चंस बहुत अच्छे लेवल पर और बहुत गंदे, तो दो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। एक होता है मीटर ब्रिज के क्वेश्चंस और दूसरे होते हैं पोटेंशियोमीटर के क्वेश्चंस। मुझे एक बात बताओ, तुम लोग ने ये रिवीजन के बाद जाके इसको देखते हो कि नहीं देखते तुम, ठीक है। देखो, अब पहली बात मतलब आप देखोगे नहीं ना तो इसका कुछ भी काम नहीं है, ठीक है। जो हम लोग ने मतलब इतना ध्यान में रखना कि सपोज, ठीक है, थोड़ा सा आपका बोर्ड्स में भी हो ही जाएगा सारी चीजें, बट एक रिवीजन मतलब क्या है कि आखिरी वाला अपना क्योंकि एटलीस्ट इतना कुछ करके आप जाके SRM VIT या ये जो एग्जाम है वो भी देख के आते हैं और कुछ मिल जाता है तो अच्छी बात है। मैं ऐसा नहीं बोलूँ कि जेईई मेन में टॉप मारोगे, ठीक है, बट एटलीस्ट ये जो एग्जाम है और इवन MSCT का प्रिपरेशन करोगे तो एटलीस्ट थोड़ा सा कंसेप्ट पता है, जो MSCT का पढ़ोगे तो एटलीस्ट वो आ जाएगी, ठीक है। अब आप में से जो लोग को अच्छा करना था उन्होंने कर लिया, समझ रहे हो ना, तो अपना यही है, ठीक है। तो अब मुझे एक बात बताओ, पोटेंशियोमीटर में, ठीक है, पोटेंशियोमीटर आपको याद है सबको क्या होता है था पोटेंशियोमीटर, एक वायर होती है, तो एकदम ऐसे बड़ी सी वायर होती है, ठीक है। ये A और B के अंदर मैंने एक बड़ा सा वायर ले लिया, ठीक है। अब ये जो वायर है ना इसकी लेंथ मैंने मान ली क्या L0, इसके अंदर मैंने एक पोटेंशियल डिफरेंस डाल दिया V0, ठीक है। तो मुझे बताओ ये हम लोग क्या बोलते हैं V0 वोल्टेज कितने लेंथ के लिए L0, ठीक है। तो पर्टिकुलर लेंथ जैसे हाफ के लिए कितना होगा L0/2 के लिए कितना होगा V0/2, 1/4 के लिए कितना होगा V0/4, इसको बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है, जो भी। अब लेकिन ये कब वैलिड है, जब इसके अंदर जो करंट जाए ना आए ये सिर्फ इसी के अंदर जाए, मतलब कोई भी एक दूसरा सर्किट आया जिसने आई ले लिया तो ये सब कुछ वैलिड नहीं होगा। तो फिर अपने को एक्चुअल वो सर्किट थ्योरी से करना पड़ेगा, KCL KVL नोड में से जो एडवांस में क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। आपके लिए डायरेक्टली सिर्फ एक ही इसमें ये सर्किट करंट मूव करने वाला। अब करंट मूव करेगा मतलब क्या, ये कब कर सकता है, कुछ भी चीज मैंने लगाई, जैसे मैंने यहाँ पे एक बैटरी लगाई और एक रेजिस्टेंस लगाई, एक एग्जाम्पल, बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है E1, इधर रेजिस्टेंस है R1, ये बैटरी है ना, EMF भी होगा उसका, इंटरनल रेजिस्टेंस भी हो गया। अब मैंने क्या किया, पहले इसको लगा दिया, एक को लगा दिया, अब एक पॉइंट है ये A है तो ये भी पॉइंट A ही होगा ना। अब क्या किया, देखो इधर से कोई भी करंट गया तो अपना ये बिगड़ जाएगा, तो करंट तो नहीं जाना चाहिए, तो करंट नहीं जाए इसको मेक श्योर करने के लिए यहाँ पे क्या लगाया मैंने गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर को लगाया मैंने जॉकी, और वो जॉकी मैंने ऐसे पॉइंट पे रखी, देखो मैं ये चौकी इधर से घुमा सकता हूँ, घुमा के मैंने ऐसे पॉइंट पे ली कि जहां पे यहाँ पे क्या हो गया नल डिफ्लेक्शन, नल डिफ्लेक्शन मतलब करंट कितना हो गया। तो एक चीज बता दी मैंने, जब करंट इधर 0 होगा तो इधर भी कितना होगा, मैंने एक चीज बोली थी, दो सर्किट्स होंगे, ये अपना सर्किट है अपना सर्किट, इसके अंदर करंट 0 हुआ तो इसके अंदर भी करंट कितना होगा, और ये दोनों अपने इंडिपेंडेंट होंगे, ये चीज मैंने बताई थी। तो भाई इधर करंट 0 तो इधर भी करंट कितना 0, अब इधर करंट 0 है तो इसके अंदर कुछ भी करंट है क्या, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड लेट्स से पॉइंट C पकड़ लिया, यही पोटेंशियल यही होगा। अब इसकी लेंथ सपोज L1 होगी तो मुझे तो पोटेंशियल डिफरेंस अब V0 L0 के लिए, तो L1 के लिए कितना वोल्ट, क्या करेंगे V0 इंटू L1 डिवाइड बाय L0, तो ये जो वोल्टेज हो गया ये कितना हुआ V0 इंटू क्या L1 डिवाइड बाय, अब ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, इन दो पॉइंट के अक्रॉस हो गए थे, और यही पोटेंशियल डिफरेंस किसके अक्रॉस है A और C के अक्रॉस, बट करंट इधर कितना है
0, तो इस आर का कुछ कम काम नहीं है। तो डायरेक्टली E1 की वैल्यू कितनी आई, यही आई ना, ये खुद किसकी वैल्यू आई, E1। पर क्वेश्चन क्या आता है कि एक बैटरी मेरे को दी है, आप लेबोरेटरी में भी देखा होगा, लैब में एक बैटरी देती है और उसको बोलते हैं कि वो बैटरी को डिफाइन करो, मतलब उसका ईएमएफ भी फाइंड आउट करो और आर भी फाइंड आउट, E1 भी फाइंड आउट करना होता है और R1। अब ऐसे केस में आपको पता है क्या किया जाता है, ऐसे केस में एक तो ये चीज हो गया, ये समझ में, इसके बाद इसके अक्रॉस एक नॉन रेजिस्टेंस को लगाया जाता है, ठीक है, मतलब इस तरीके से एक नॉन रेजिस्टेंस को ऐसे लगा दिया मैंने, और जिसकी वैल्यू अपने को पता होती है, इसको हम लोग बोलते हैं आर। अब आर को लगा दिया, अब मुझे बताओ इसमें से करंट जाएगा कि नहीं, कुछ ऐसे जाएगा ना करंट। अब ये जो करंट जाएगा कुछ ना कुछ जाएगा, कितना करंट जाएगा वैसे, ये जो करंट गया वो कितना गया, I इज इक्वल टू ई डिवाइड बाय, क्योंकि अब देखो करंट जाएगा तो क्या इधर नल डिफ्लेक्शन वापस इधर ही आएगा, नहीं, इधर और आएगा ना। सपोज वो आया L2 डिस्टेंस पे, कितने पे, L2 पे, ठीक है, तो अब नया लेंथ मिला ना L2, और किसके वजह से मिला, क्योंकि ऊपर का एक रेजिस्टेंस डाल दिया, इसके वजह से करंट गया यहाँ पे, तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे चेंज हो गया, ठीक है। अब उसके वजह से जो नल डिफ्लेक्शन हुआ, अब वापस एक बार सर्किट बना और उसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ, V नॉट बाय L नॉट इंटू क्या, L2, ऐसा है ना कुछ, V नॉट बाय क्या, L नॉट इंटू L2, ये नया पोटेंशियल डिफरेंस है ना इसके अक्रॉस, जो किसके अक्रॉस है, इसके अक्रॉस, इसके अक्रॉस मतलब क्या, रेजिस्टेंस R के अक्रॉस में, जिसकी वैल्यू हम लोग लिखेंगे तो इसकी वैल्यू होती है I इंटू आर, इसकी वैल्यू क्या होती है, I इंटू कैपिटल आर, ये I जो गया ना इधर से, ये I जा रहा है ना यहाँ से, इंटू दिस आर, ये आप डेरिवेशन देखो, अब डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, I की वैल्यू डायरेक्टली आप लिखोगे E1 डिवाइड बाय R प्लस R1 इंटू आर। अब आप ध्यान में रखना, डायरेक्टली आपको याद रखना है एक फॉर्मूला, आपको क्या याद रखना है, E1 की वैल्यू कितनी है मुझे बताओ, जब ये R नहीं था तो E1 की वैल्यू कितनी आई थी, V नॉट बाय L नॉट इंटू क्या, L1, ये आई थी। अब R1 की इवन तो इससे आई, बराबर, जो R1 की वैल्यू के लिए डायरेक्टली फॉर्मूला है जो इन दोनों को डिवाइड करके आता है, ठीक है, ध्यान में रखना है फॉर्मूला, R प्लस स्मॉल r, ठीक है, डिवाइड बाय R इज इक्वल टू L1 बाय L2। इससे मुझे बताओ, मुझे सपोज कैपिटल R की वैल्यू पता है, L1 और L2 पता है, तो स्मॉल r मिलेगा, तो मुझे स्मॉल r भी मिल गया और मुझे E भी मिल गया, मतलब ये तो R1 है, तो स्मॉल r1 भी मिल गया और E1 भी मिल गया। आपको डायरेक्टली यही आएगा सीधा, यही मेरा नीट में डायरेक्टली फॉर्मूला बेस इसके ऊपर क्वेश्चन है, देखिए आ जाएगा। हाँ, मीटर ब्रिज का क्वेश्चन इसी में अंदर कैसे होता है, सो मीटर ब्रिज के क्वेश्चन में कुछ ज्यादा नहीं होता भाई, ऐसे एक वायर रहती है, ठीक है, एक रेजिस्टेंस सपोज R1 है, दूसरा रेजिस्टेंस क्या है R2, मुझे बताओ इसके अंदर गैल्वेनोमीटर डाल दिया ऐसे और इसको घुमाया ऐसे, तो कहां पे इसका जीरो होगा रीडिंग, अरे ये बाई ये इज इक्वल टू ए बाई है ना, तो ये रेजिस्टेंस किसका है, इसका लेंथ L1 है, इसका रेजिस्टेंस क्या है L2, तो हम लोग क्या बोलेंगे R1 बाय R2 इक्वल टू क्या L2, ये मीटर ब्रिज हो गया, मतलब व्हिटस्टोन ब्रिज का कंसेप्ट, पर व्हिटस्टोन ब्रिज के अंदर यहाँ पे क्या डाला दिया मैंने, गैल्वेनोमीटर, बस ये दो चीजें आपको दिमाग में रखनी है, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया मेरा पूरा का पूरा करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब रेजिस्टेंस अलग से कर दिया, कैपेसिटेंस अलग से। कैपेसिटेंस की दो चीजें आपको, जैसे ये पार्ट थोड़ा सा डिफरेंट था, तो कैपेसिटर में भी एक पार्ट डिफरेंट है, याद है कौन सा, कौन सा वाला, कैपेसिटर का जो डिफरेंट पार्ट है वो आप भूल गए, ठीक है। हाँ, एक तो डाइलेक्ट्रिक सी इक्विवेलेंट में पता है क्या डालना होता है, याद है क्या, मतलब मैंने समझ ऐसे कर दिया, मैंने बोला एक कैपेसिटर है जो इस तरीके से, इधर K1 है, इधर K2, इधर K3, तो आपको पता है ये जो दो पार्ट होंगे ये क्या हो जाएंगे सीरीज, और ये दो क्या हो जाएंगे पैरेलल, फिर इसका डिस्टेंस D1 दिया रहेगा, इसका D2, इसका एरिया क्या A1 A2 ये सब दिया रहेगा, उससे कर सकते हो ना, तो सी इक्विवेलेंट निकालना वो एक पार्ट अलग है। और दूसरा पार्ट एनर्जी वाला, आपको पता है एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर कितनी होती है,
हाँ, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, कोई भी कैपेसिटेंस दिया रहेगा, इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है वो दो टाइप की होती है, एक होती है हाफ CV स्क्वायर और दूसरी होती है Q स्क्वायर डिवाइड बाई 2C। कौन सा कब लगाना है, देखो कौन सा कब लगाना है वो एक बहुत बड़ा सा क्वेश्चन मार्क में आता है कि ये फॉर्मूला एनर्जी का कब लगाने का, ये फॉर्मूला कब लगाने का। ठीक है, किसी को याद है कि कुछ? और एक चीज मैंने बोली थी कि बैटरी से ये थोड़ा सा एडवांस के लेता है, बैटरी से सपोज चार्ज क्यू निकलता है, व्हाट इज वर्क डन बाय बैटरी, यहाँ पे वर्क डन बाय बैटरी होती है Q इंटू V, अंदर घुसा तो माइनस QE, और फिर उसमें एक फॉर्मूला आता था वर्क डन बाय बैटरी इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस हीट। ये किया था क्या मैंने, और मैंने बोला कि हीट डेवलप इन द कैपेसिटेंस कितना है, लेकिन ये आपको काम का नहीं है, आपको देखो क्या काम का है, ये दो फॉर्मूले कब काम में आएंगे। ठीक है, ये दो फॉर्मूले कब काम में आएंगे, एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, ठीक है, फिर आपको समझ में आ जाएगा। बस एक सिंपल सा एग्जांपल, लास्ट का एग्जांपल देख लेना। ये कैपेसिटर है और ये मैंने एक बैटरी लगाई ऐसे, ठीक है, एक बैटरी V0 है, कैपेसिटेंस C है। मुझे बताओ अब कैपेसिटेंस C है तो मुझे तो इसके अंदर कितना चार्ज है, अब एट प्रेजेंट कितना चार्ज है, Q इज इक्वल टू कितना CV0, इसके ऊपर चार्ज कितना है, इधर CV0 प्लस इधर माइनस। अब मुझे बताओ इसके अंदर मैंने एक डाइलेक्ट्रिक घुसाया, ठीक है, और K का डाइलेक्ट्रिक घुसा दिया, तो अब मुझे बताओ इसका C इक्विवेलेंट कितना हुआ, KC। अरे C क्या होता है, एप्सिलॉन इनटू एरिया बाय D ना, एप्सिलॉन की जगह K एप्सिलॉन हो गया, तो C कितना हुआ KC। अब सपोज कि C KC हो गया तो अभी चार्ज कितना हुआ KC इंटू V0, तो अभी जो चार्ज है फाइनल चार्ज वो कितना हुआ KC V0, यहाँ पे माइनस KC, CV0 चार्ज पहले से था, फाइनल कितना हुआ, ये इनिशियल था और ये, तो बैटरी से चार्ज कितना निकला, ये माइनस है ना, बैटरी से मतलब कौन सा बैटरी, जब डाइलेक्ट्रिक घुसाने के बाद कितना निकला, तो डाइलेक्ट्रिक घुसाने के बाद कितना निकला, Q कितना निकला KC V0 माइनस CV0। तो अब इस केस में अपन लगा सकते हैं वर्क डन बाय बैटरी वाला कंसेप्ट, वर्क डन बाय बैटरी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस हीट। तो बोला कि भाई कितना हीट होगा, तो वर्क डन बाय बैटरी कितना हुआ, ये Q इंटू V0, ठीक है, तो Q इंटू V0 लिख सकते हो ना, और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना है। अब मुझे तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, हाफ CV स्क्वायर है Q स्क्वायर बाय 2C। इस कैपेसिटर के अक्रॉस, इस कैपेसिटर के अक्रॉस कौन सा क्या चीज कॉमन है, V0 कॉमन है ना भाई, V0 कॉमन है तो क्या लगाएगा, हाफ V0 तो बदला नहीं ना, तो हाफ C V0। तो इनिशियली कितना था, फाइनल एनर्जी देखो, फाइनल एनर्जी कितनी थी, फाइनल एनर्जी कितनी थी, हाफ इंटू C कितना बन गया KC इंटू V0 स्क्वायर। इनिशियल एनर्जी कितनी थी, हाफ C V0 स्क्वायर, बस इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ना यहाँ पे। तो हमें हाफ CV स्क्वायर कब लगाते हैं, जब V कांस्टेंट है, समझ में, V कांस्टेंट तभी, और बाकी सब जगह पे Q स्क्वायर बाय 2C। कभी भी एनर्जी आपको निकालनी होगी तो हमेशा Q स्क्वायर बाय 2C आंख बंद करके लगानी है। इसमें भी Q स्क्वायर बाय 2C लगाओ तो आंसर क्या आएगा, सेम। तो Q स्क्वायर बाय 2C सबसे सेफ है, हाफ CV0 स्क्वायर कभी भी आपको गलत दे सकता है। समझ में आई चीज। तो एक था अपना कैपेसिटेंस, जो भी बच्चा कुछ थोड़ा सा बच्चा रहेगा आपको जब रिवीजन करोगे ना, और फिर रिवीजन करके इस वीडियो को वापस देख लेना, ठीक है, रिवीजन करके इस वीडियो को वापस देख लेना। सुनो, बंद कर दिया इन्होंने, लास्ट का एक चीज बचा था, याद है किसी को, क्या था, नहीं वो तो चार्ज कंजर्वेशन, वो तो प्लेट्स पे जो कंजर्व होता है चार्ज, वो तो आप कर लो। दूसरा RNC, आपको पता है रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस सर्किट, RC सर्किट था ना बचा हुआ, याद है, तो भूल गए, हाँ, तो RC सर्किट जो है अपन वो करेंगे RL के साथ,
रेजिस्टेंस एंड इंडक्टर, याद है क्या आरसी सर्किट? कुछ इक्वेशन लिखा था क्या मैंने? शायद से आपका लेक्चर नहीं लिया था मैंने, वो बोरीली का लेक्चर लिया था। बोरीली का लेक्चर नहीं, आरसी का तो मैंने थोड़ा सा लिखवा के दिया था आपको, ठीक है, ये लिखवा के दिया था मैंने, बट आरसी का एक डिटेल लेक्चर मैंने लिया था जो आपके ऊपर नहीं लिया था, जो जेई एडवांस पॉइंट ऑफ, नहीं मतलब इधर तो नहीं करेंगे, करा देंगे, ठीक है। चलो 22 पेजेस पर गए। तो आरएल ये पूरा करके आओ, आरसी भी खुद के करके आओ, फिर आरएल के टाइम पे वो साथ में हो जाएगा, ठीक है। बाय गाइस।